चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। तो आज की क्लास है हमारी एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम और पब्लिक हेल्थ को लेके, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको कम्युनिटी के कुछ और टॉपिक हैं जो कवर होंगे इसी क्लास में, जिनका भी अपकमिंग टाइम में एग्ज़ाम है। उनको बता दूँ कि जितने भी टॉपिक के मैंने नाम लिए हुए और जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आपको एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। एडोलेसेंट हेल्थ 5 नंबर का आता है, फैमिली प्लानिंग आता है, आपको हेल्थ प्रोग्राम आएंगे, पब्लिक हेल्थ में से स्पेशली जो डेज़ होते हैं इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल डेज़ वो आपको पढ़ के जाना है। अब यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं कि अब कौन कौन से एग्ज़ाम में टॉपिक आपके कवर होंगे। फर्स्ट, जो लोग CHO का पेपर दे रहे हों, चाहे आप किसी भी स्टेट का पेपर दे रहे हों, अभी कल है जो केरला MLSP का पेपर है जो कंप्लीट हुआ है, और जो भी पेपर दे के आए हैं उनका यही कहना है कि पेपर उनका अच्छा गया है। बट हम वेट करेंगे ऑफिशियल आंसर की के आने का कि आपका पेपर गया कैसा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जिनका भी इसी मंथ में उत्तराखंड CHO एग्ज़ाम होने वाला है, साथ ही साथ अदर स्टेट CHO एग्ज़ाम है, जिनका MP ग्रुप 5 के लिए पेपर है, स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए 2 शिफ्ट में पेपर है, उनके लिए भी क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चन है हेल्पफुल रहने वाले हैं, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में आता है। पहले क्लास स्टार्ट होने के पहले मैं आपको बता दूं कि PDF जो भी लोग लेना चाहते हैं, ऐप में कुछ इशू चल रहे हैं तो वहाँ से बहुत सारे लोग को PDF लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप डायरेक्ट मेरे WhatsApp नंबर पर कांटेक्ट करके PDF को ले सकते हैं। इवन ऐप में जो PDF रखी गई हैं उनको और ज़्यादा मॉडिफाई करके है जो आप डायरेक्ट WhatsApp पे भी परचेस कर सकते हैं। प्राइस बहुत ही मिनिमल रखी गई है। तो चलिए मैं आपको, बहुत सारे लोगों को डाउट है कि PDF किस तरीके की रहेंगी, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर प्लीज़ आप लोग ज़रूर इस क्लास में तो एंड तक बने ही रहें, लेकिन मैं आपको पहले PDF भी एक बार ऐसे दिखा देती हूँ जिससे आपके डाउट है जो क्लियर हो जाए, फिर हम इस क्लास में 5 की जो पेपर देने वाले हैं उनकी PDF इस तरीके से रहेंगी। तो यहाँ पर टोटल 7 क्वेश्चन पेपर आपको अवेलेबल रहेंगे। जिन्होंने जनवरी में पेपर दिया था लेकिन इसके बाद पेपर लीक हो गया था, तो दिसंबर में पेपर हुआ था, वो पेपर आपके 2 रहेंगे। 4 पेपर जो जनवरी में हुए थे 2021 में वो रहेंगे, एक पेपर 2013 में हुआ था, तो टोटल 7 पेपर्स रहेंगे। तो जो भी लोग इन पेपर्स को लेना चाहते हैं ओनली 75 रुपीज़ में आप इन 7 पेपर्स को ले सकते हैं। जो लोग विद सीरीज़ के लेना चाहते हैं तो सीरीज़ के साथ आपको 120 रुपीज़ में पूरे पेपर है जो अवेलेबल हो जाएंगे। इस तरीके से आपको फॉर्मेट रहेगा पेपर का। जो भी लोग इन पेपर्स को लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे जो लोग NHM का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए PDF है या नहीं, स्पेशली CHO के लिए। तो आप किसी भी स्टेट के लिए CHO का एग्ज़ाम देते हैं, हर एक स्टेट के CHO के पेपर अवेलेबल हैं। ओनली जो स्टेट ऑफिशियल आंसर की रिलीज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वो आंसर की कहीं भी पर भी आपको कहीं भी अवेलेबल नहीं है, वो आंसर की छोड़ के बाकी जितने भी स्टेट एग्ज़ाम करवाते हैं इनकी ऑफिशियल की रिलीज़ की जाती हैं वो सभी आपको अवेलेबल हैं। तो आप उन आंसर कीज़ को भी ले सकते हैं। चलिए वो भी मैं आपको एक फॉर्मेट शो कर देती हूँ जिससे आपके डाउट हों कि पेपर आपको कैसा रहेगा, किस तरीके से आएगा, तो वो सब चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और मैं एक चीज़ और बता दूं, जो भी लोग इन पेपर्स को नहीं ले पा रहे हैं वो इस डाउट में बिल्कुल भी न रहें कि आप पेपर कैसे सॉल्व करेंगे। सभी पेपर आपको एग्ज़ाम के पहले चैनल पर सॉल्व करवा दिए जाएंगे, जिसका आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन आपके लिए जो टाइमिंग है वो हो सकता है थोड़ी सी डिस्टर्ब रहे, क्योंकि मेरी क्लासेस जनरली नाइट में थोड़ा लेट ही हो पाती हैं। बट जो भी लोग परचेस नहीं कर पा रहे हैं स्पेशली क्वेश्चन पेपर की PDF 2 क्लासेस ज्वाइन करके भी उन क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं कि आपका पेपर कैसा आएगा। चलिए अब मैं दिखाती हूँ कि आपको CHO के पेपर किस तरीके लेना चाहते हैं, उनको इस तरीके से फॉर्मेट है जो आपका अवेलेबल रहेगा। तो ये यहाँ पर UP CHO 2022 का पेपर है जो अभी रिसेंट में हुआ था 7 सितंबर 2022 को। और यहाँ पर जो भी लोग राजस्थान का पेपर लेना चाहते हैं मैं उनको बता दूं, क्योंकि राजस्थान के लिए भी वैकेंसी निकली है CHO की। तो राजस्थान का तो ऑफिशियल पेपर हम बात करते हैं यदि, तो 2020 में तो हुआ ही था पेपर, पूरा हिंदी फॉर्मेट में आया था। तो मैंने आपके लिए जब पेपर हुआ था तब तो उस पेपर को अपलोड किया ही था, लेकिन अब हम उस पेपर को हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके सामने लेके आएंगे, जिससे जिनके जो भी डाउट्स होते हैं हिंदी मीनिंग में वो आपके क्लियर हो जाएंगे। और ये UP CHO का पेपर है, तो जो लोग UP का पेपर देने वाले हैं अपकमिंग टाइम में वो ले सकते हैं। UP CHO के जो पेपर अरेंज हो पाए थे जब आपने पेपर दिया था अभी सितंबर में,
तो जिन्होंने पेपर दिया था ये उन्होंने हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट की हुई थी, लेकिन आपके लिए जो लोग इन पेपर्स को परचेस करेंगे या फिर जो लोग परचेस नहीं कर पाएंगे, स्पेशली चैनल पर आपको क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में प्रेजेंट किए जाएंगे। देख लिए राजस्थान का पेपर आपका ये रहा इस तरीके से, तो इसको हम पूरा इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में सॉल्व करेंगे। पेपर मेरे पास ऑलरेडी सभी अवेलेबल हैं। अब यहाँ पर त्रिपुरा के पेपर की बात करें तो ये त्रिपुरा का पेपर है। जो लोग त्रिपुरा का पेपर देने वाले हैं, त्रिपुरा वालों को बहुत ज़्यादा डाउट है कि आपका पेपर कैसा आएगा, क्या क्या पढ़ लें क्या नहीं पढ़ लें, तो आप लोग प्लीज़ एक बार पुराने पेपर्स को उठा के ज़रूर देखना जो 2021 में हुआ, 2022 में हुआ, क्योंकि त्रिपुरा से ज़्यादा इजी पेपर किसी भी स्टेट का नहीं आता है। त्रिपुरा राजस्थान का पेपर बहुत इजी आता है, तो आप लोग इन पेपर्स को ज़रूर देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो सीरीज़ है वो किस तरीके से है। तो सीरीज़ आपको इस तरीके से रहेंगी। मैंने एक बार आपको चैनल पर इसलिए सब चीज़ें दिखा दी, जो भी लोग परचेस करना चाहते हैं या परचेस करने वाले हैं तो आपके डाउट ना रह जाएं कि मैम ने मुझे झूठ बोला या फिर कुछ भी रीज़न देके, तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएं। इसलिए तो यहाँ पर आपको पूरे पेपर्स लेने के लिए ज़्यादा अमाउंट पे नहीं करना है। जो भी लोग ऑल इंडिया स्टेट CHO पेपर्स लेना चाहते हैं उनको ओनली 350 रुपीज़ चार्ज लगेगा विथ 13 सीरीज़ के। और जो भी लोग पर्टिकुलर स्टेट के लिए सीरीज़ या फिर पेपर लेना चाहते हैं, ग्रुप 5 के पेपर लेना चाहते हैं, उनका चार्ज और कम है जो कर दिया जाता है। जो लोग MP व्यापम के पेपर लेंगे उनको 75 रुपीज़ है। जो लोग ऑल स्टेट के लेते हैं उनको अलग है। जो लोग ओनली सिंगल पर्टिकुलर स्टेट के पेपर विथ सीरीज़ लेते हैं उनको भी चार्जेस डिफरेंट है। तो आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम आगे कंटिन्यू। है क्या किशोरावस्था जिसको हम कहेंगे, WHO के अकॉर्डिंग 5 नंबर जो हमारा एग्ज़ाम है अभी अपकमिंग टाइम में, कोई सा भी एग्ज़ाम, 5 नंबर आपको एडोलेसेंट हेल्थ से लेके क्वेश्चन आते हैं। एडोलेसेंट एज है क्या, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होगी और कौन कौन से प्रोग्राम हैं इस ड्यूरेशन के लिए। तो यहाँ पर एक स्टेज होती है ह्यूमन डेवलपमेंट की, जिसको हम क्या कहेंगे, चाइल्डहुड टू एडल्टहुड के बीच की स्टेज क्या है, चाइल्डहुड से लेके एडल्ट होने के बीच की स्टेज है, क्या कहलाती है, एडोलेसेंट हेल्थ, या फिर हम क्या कहेंगे किशोरावस्था। और एडोलेसेंट एज चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड के बीच की जो स्टेज है वो एडोलेसेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो एडोलेसेंट हेल्थ के बारे में पढ़ने के पहले हम जान लें कि इसके लिए प्रोग्राम्स आपको एग्जाम में आएंगे, कौन कौन से प्रोग्राम हैं। तो एज है 10 से 19 साल तक अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। एडोलेसेंट एज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती हैं तो वो आपको एग्ज़ाम में आती हैं। उनको सॉल्व कैसे कर सकते, काउंसलिंग कैसे कर सकते, गाइड कैसे कर सकते हैं। तो आपको जो लोग पेपर दे रहे हैं मैं उनको बता दूं कि जो आप लोग भी इस एज से निकले हुए हैं, 10 से 19 साल की एज ग्रुप क्रॉस करके ही नर्सिंग स्टूडेंट बने हैं, नर्सिंग कैंडिडेट बन पाए हैं। तो यहाँ पर आपको वही चीज़ें हैं जो आपके साथ हुई हैं, लेकिन अब आप यदि एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको पर्टिकुलर वे में आंसर करना होगा जब आप पेपर देते हैं। तो एडोलेसेंट हेल्थ के ऊपर सरकार ने बहुत सारे प्रोग्राम्स लाए हैं। अब उनका फ़ायदा आप तक पहुंच पाया नहीं, ये बात अलग है, लेकिन आपके पेपर में तो ये ज़रूर आएगा कि एडोलेसेंट के लिए क्या क्या प्रोग्राम है, तो ये आपको पढ़ना है। दूसरे आते हैं हेल्थ प्रोग्राम। तो नाउअडेज सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में जो प्रोग्राम आ रहे हैं वो आते हैं जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, JSS के प्रोग्राम, RSS के प्रोग्राम, RBS के प्रोग्राम है, बेसिक प्रोग्राम है जो एग्ज़ाम में आते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पब्लिक हेल्थ में आपके स्पेशली जो क्वेश्चन आते हैं लेवल पर कि जितनी भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है या फिर जो सब सेंटर है इसको कौन हैंडल करेगा, या फिर PSC को कौन हैंडल करेगा, या फिर कितनी पॉपुलेशन पे CSC होगी या फिर कितने पे PSC होगी। तो बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि आप पब्लिक हेल्थ में पढ़ क्या लें, पढ़ के क्या जाएँ। आप आशा वर्कर कितनी पॉपुलेशन, आपको आता सब है लेकिन आपको एक प्रॉपर टॉपिक या फिर प्रॉपर गाइडेंस पता नहीं है, इसलिए आप डरे हुए हैं। तो चलिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। साथ ही साथ मैं बता दूं कि जो भी लोग जिनको लगता है कि पूरा सिलेबस कवर अप नहीं हुआ है तो मैं आपको रिवाइंड कराती हूँ एक बार कि जो भी टॉपिक है हमने ऑलरेडी पहले कई क्लासों में पढ़े हुए हैं, आपको ओनली रिवाइज करने की ज़रूरत है,
क्योंकि जो लोग अच्छे से पढ़ के पेपर देने जाते हैं उनको कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा। बेसिक क्वेश्चन आते हैं स्पेशली आपके CHO में। CHO में तो ज़्यादा घुमा घुमा के नहीं पूछते, लेकिन जब आपको ये प्रोग्राम, पब्लिक हेल्थ, एडोलेसेंट हेल्थ, फैमिली प्लानिंग पूछते हैं तो बहुत ही ईजी टॉपिक है आपके। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन मैंने ऐड किया हुआ है, वो है अंडर RKSK विच एज ग्रुप इज कंसिडर्ड एडोलेसेंट। अब यही क्वेश्चन आपको RKSK की जगह क्वेश्चन पूछा जा सकता है एडोलेसेंट। क्या है? एडोलेसेंट के लिए जो प्रोग्राम है उसमें कौन सी एज ग्रुप कंसीडर है? राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, नेशनल एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम। क्वेश्चन आपको यही आएगा, RKSK की जगह मिल सकता है नेशनल एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम में कौन सी एज ग्रुप कंसीडर है। तो आपको जहाँ पर भी, चाहे वो RKSK हो या फिर एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम हो, एज ग्रुप पूछते हैं तो आपको आंख बंद करके कहना है 10 से 19 साल। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, WHO के अकॉर्डिंग जो एज ग्रुप रखी गई है एडोलेसेंट की वो कितनी है? 10 से 19 साल। मैंने जैसा आपको अभी बताया, चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड के बीच की जो स्टेज है वो कहलाती है एडोलेसेंट एज ग्रुप, 10 से 19 साल। अब यहाँ पर इसके लिए प्रोग्राम है RKSK प्रोग्राम। तो RKSK प्रोग्राम है जो RBS के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम आपको आएगा। यहाँ पर आपको जितने भी मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम के पॉइंट्स हैं वो आपको आएंगे, सब आपके एडोलेसेंट एज ग्रुप में कवर होंगे। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 10 से 19 साल तक के एज ग्रुप के लिए लाया गया था एडोलेसेंट के लिए। 7 जनवरी 2014 को इसको लॉन्च किया गया था। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। इसी प्रोग्राम को नेशनल एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम भी कहेंगे या फिर राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है प्रोग्राम। नेक्स्ट है यहाँ पर आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स आर गिवन टू प्राइवेट डॉक्टर्स फॉर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन अंडर। तो जो आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट होती हैं स्पेशली प्राइवेट डॉक्टर को, नहीं तो प्राइवेट डॉक्टर को तो कुछ भी फ्री डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नहीं दिया जाता। इवन वो लोग इतना महंगा महंगा आयरन फॉलिक एसिड लिखते हैं कि जो गरीब लोग हैं उनको ख़रीदना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो यहाँ पर लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा प्रोग्राम लाया कि जो प्राइवेट में डॉक्टर्स क्लिनिक पर बैठते हैं वो भी अपने पेशेंट को मेडिसिन आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट हैं जो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करें। NRHM था वो, CSSF था, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड, जननी सुरक्षा योजना है, फिर वंदे मातरम स्कीम। तो किस प्रोग्राम के तहत प्राइवेट डॉक्टर्स हैं जो आयरन फॉलिक एसिड को फ्री डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो वो प्रोग्राम है वंदे मातरम स्कीम। क्या है? वंदे मातरम स्कीम। वंदे मातरम स्कीम के तहत जितने भी प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनको फ्री में आयरन फॉलिक एसिड गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी, ताकि आपके यहाँ जो भी पेशेंट आए, स्पेशली जो प्रेग्नेंट लेडी हैं या फिर एडोलेसेंट एज ग्रुप है जिनको एनीमिया है, तो इस प्रोग्राम के तहत जितनी भी मेडिसिन है वो डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन हेल्थ। तो यहाँ पर जो RMNCH है इसका मतलब है क्या? तो RMNCH का मतलब है रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ। अब ये प्रोग्राम कब आया था? तो ये भी हमें यहाँ पे CH+A प्रोग्राम है, NRHM के तहत इसको लॉन्च किया गया था फरवरी 2013 में। ये आपको याद रखना है। RMNCH कब आया था? 2013 में। और इसका फुल फॉर्म क्या है? रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर किशोरी शक्ति योजना इज कैटरिंग टू द नीड ऑफ गर्ल्स इन द एज ग्रुप। तो जो किशोरी शक्ति योजना है, किशोरी शक्ति योजना जो कि गर्ल्स के लिए लॉन्च की गई थी, तो इसमें किस एज ग्रुप की गर्ल्स के लिए लॉन्च की गई थी? ऑप्शन में है 10 से 19 साल, 11 से 18 साल, 12 से 19 साल या फिर 13 से 19 साल। तो जो किशोरी शक्ति योजना है, किशोरी शक्ति योजना एग्जाम में आती है इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बताया है। तो किशोरी शक्ति योजना लॉन्च कब की गई थी और यहाँ पर किस एज ग्रुप के लिए लाई गई थी? तो किशोरी शक्ति योजना लाई गई थी वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो इसके तहत जो एज ग्रुप रखा गया था वो था 11 से 18 साल तक की एज ग्रुप को लोगों 11 से 18 साल तक की एज ग्रुप गर्ल्स के लिए योजना लॉन्च की गई थी। क्यों? ताकि जो वुमेन में एम्पावरमेंट को लेके जो भी प्लान्स हैं, प्रोग्राम्स हैं इस योजना के तहत लाए गए थे। लॉन्च हुई थी 31 अगस्त 2007 को और किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की थी? तो ये इनिशिएट लिया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने
जिसमें 11 से 18 साल तक की एज ग्रुप की जितनी भी गर्ल्स हैं, और ये प्रोग्राम ICDS स्कीम के तहत लाया गया था। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। किशोरी शक्ति योजना लॉन्च किया था किसने, इनिशिएट लिया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। कब? 31 अगस्त 2007 को। लेकिन एक इस प्रोग्राम के तहत आई थी किशोरी शक्ति योजना, तो आई थी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ICDS के तहत इसको लाया गया था। और एक सबसे पहले कहाँ लॉन्च हुई थी, तो ये हुई थी उड़ीसा में। नेक्स्ट है यहाँ पर द मीनिंग ऑफ ARSH अंडर RMNCH+A प्रोग्राम। तो ARSH का मतलब क्या है RMNCH+A प्रोग्राम में? तो यहाँ पर ऑप्शन में है एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ, एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सोशल हेल्थ, एडोलेसेंट रेगुलेशन एंड सेक्सुअल हेल्थ एंड एडोलेसेंट रिवार्ड एंड सेक्सुअल हेल्थ। तो हमने RMNCH प्रोग्राम पढ़ लिया कि ये 2013 में आया था। अब यहाँ पर ARSH आपको बताना है, ARSH का फुल फॉर्म आपको बताना है, जो कि RMNCH+A प्रोग्राम का ही एक पार्ट है। तो यहाँ पर ARSH का मतलब होगा एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ। क्या होगा? एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ। तो जो प्रोग्राम लाया गया था यहाँ पर RMNCH+A प्रोग्राम, इसी का एक पार्ट है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? A। नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन एडोलेसेंट हेल्थ आर ऑल एक्सेप्ट। तो एडोलेसेंट हेल्थ के बेनिफिट्स सभी हैं इन्वेस्ट करने के लिए, किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है यहाँ पर इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, हेल्थ एंड सोशल, इकोनॉमिक, हेल्थ एंड ह्यूमन राइट्स एंड इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल। तो एडोलेसेंट हेल्थ को लेके आपके लिए एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। एडोलेसेंट हेल्थ का एज ग्रुप भी पूछा जाएगा। WHO के अकॉर्डिंग 10 से 19 साल तक के एज ग्रुप को माना गया एडोलेसेंट हेल्थ में। तो यहाँ पर एडोलेसेंट हेल्थ में इन्वेस्टिंग के लिए सभी बेनिफिट्स होंगे, किसी एक को छोड़कर, तो होगा इकोनॉमिक, हेल्थ एंड ह्यूमन राइट। तो ये एडोलेसेंट हेल्थ का बेनिफिट नहीं होगा, इन्वेस्टिंग का बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि हम ह्यूमन राइट्स में किसी भी तरीके से जो इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन क्या पूछा है? एक्सेप्ट करके क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम इज मीन फॉर। तो जो वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम है, इसके तहत किन के लिए ये बेनिफिशियर्स है या फिर किसके लिए प्रोग्राम लाया गया था? ऑप्शन में है एडोलेसेंट गर्ल्स एंड लैक्टेटिंग मदर, एडोलेसेंट बॉयज, प्रेग्नेंट मदर एंड लैक्टेटिंग, प्रेग्नेंट वुमेन, एडोलेसेंट बॉयज एंड गर्ल्स। तो वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम है, किसके लिए लाया गया था? ये लाया गया था एडोलेसेंट बॉयज एंड गर्ल्स के लिए। अभी देखिए यहाँ पर पूरा WIFS हम 4 पॉइंट्स में पढ़ लेंगे, जो आपके एग्जाम में आ सकता है आपको। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था, नाम दिया था इसका वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। क्योंकि लॉन्च इसका एम क्या रखा गया था? टू रिड्यूस द प्रेवलेंस एंड सीवियरिटी ऑफ न्यूट्रिशनल एनीमिया इन एडोलेसेंट पॉपुलेशन 10 to 19 ईयर तक के, जो 10 से 19 साल तक के एज ग्रुप हैं, इनको WHO ने एडोलेसेंट एज ग्रुप में कंसीडर किया है। तो उनके लिए क्या करना, उनको न्यूट्रिशनल एनीमिया से हमें प्रिवेंट करना है, चाहे वो नए और पुराने दोनों टाइप के केसेस रहे हो। इन्होंने साफ कहा है प्रेवलेंसी। तो यहाँ पर ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 25 जुलाई 2013 में, राजस्थान में इसको लॉन्च किया गया था 25 जुलाई 2013 को। अब बात आती है टारगेट ग्रुप की। तो टारगेट ग्रुप आपको एग्जाम में 2 तरीके से पूछ सकते हैं, या तो आपको डायरेक्ट एडोलेसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये तो पूछ ही सकते हैं। यहाँ पर एडोलेसेंट गर्ल्स है, यहाँ पर साफ कहा है एडोलेसेंट गर्ल्स हु आर नॉट इन स्कूल 10 to 19 ईयर्स थ्रू द आंगनवाड़ी। तो ऐसी गर्ल्स जो 10 से 19 साल की एज ग्रुप तक क्या रही हो, आंगनवाड़ी में कभी नहीं गई हो, बट उनको भी इसका लाभ मिलेगा। सेकंड थिंग है यहाँ पर कि 2 टारगेट ग्रुप सेट हुए थे। तो फर्स्ट हो गया यहाँ पर कि 10 से 19 साल तक की एज ग्रुप की गर्ल्स जो कभी आंगनवाड़ी में नहीं गई हैं। एडोलेसेंट गर्ल्स एंड बॉयज़ एनरोल्ड इन गवर्नमेंट एडेड म्युनिसिपल स्कूल फ्रॉम 6 to 12th क्लास। तो ये क्वेश्चन दोनों तरीके से आपको आ सकता है कि यहाँ पर 10 से 19 साल तक की एज ग्रुप भी कह सकते हैं, या फिर एडोलेसेंट गर्ल्स बॉयज़ एंड गर्ल्स कह सकते हैं, या फिर 6वीं से लेके 12वीं क्लास तक के जो 6 to 12th स्टैंडर्ड तक के जो गर्ल्स बॉयज़ हैं, उनको इस योजना का लाभ मिलना। तो बेनिफिशियर्स ग्रुप होगा। टारगेट ग्रुप कौन? 6 to 12th क्लास तक के बच्चे, उनमें गर्ल्स बॉयज़ दोनों हैं,
और ऐसी गर्ल्स जो 10 to 19 ईयर्स की एज ग्रुप तक आंगनवाड़ी नहीं गई हों। लॉन्च हुआ था 25 जुलाई 2013 को। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हेन वाज द RMNCH+A प्रोग्राम लॉन्च्ड। तो RMNCH+A प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन में 1998, 2013, 1990 या फिर 2002। तो प्रोग्राम लाया गया था 2013 में। RMNCH प्रोग्राम कब लाया गया था? 2013 में। NHM के तहत ही इसको लाया गया था। तो यहाँ पर इसके पहले 2013 के पहले जो प्रोग्राम था क्या था? RCH में था। तो यहाँ पर इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। पहले देखते हैं RMNCH+A कब आया? 2013 में। अब बात आती है जो RMNCH+A प्रोग्राम है, ये इनिशिएट था 1997 में। RCH की फर्स्ट फेज़ थी, फिर सेकंड फेज़ आई, देन आफ्टर RMNCH+A आया। तो यहाँ पर जो RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ बस था, पहले RMNCH नहीं था, पहले RCH था जो कि 1997 में आया था। एंड देन आफ्टर इसकी सेकंड फेज़ आई थी अप्रैल 2005 में। तो यहाँ पर इनके अलग अलग है क्या रखे गए थे? एम रखे गए थे कि हमें क्या क्या काम इन प्रोग्राम्स के तहत करना है। तो RMNCH+A प्रोग्राम, RCH इनके एम सेम थे, लेकिन कुछ कंडीशंस यहाँ पर क्या कर दी गई थी? चेंज कर दी गई थी। तो यहाँ पर पहले, सबसे पहले यदि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की हम बात करते हैं तो MCH सर्विसेज कब आई थी? 1950 में। फिर आया था नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि इंडिया ने नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब है जो लॉन्च किया था? 1952 में। फिर आया था ऑल इंडिया हॉस्पिटल पोस्टमार्टम प्रोग्राम। देन आफ्टर नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। दो चीज़ें याद रखना है, यदि नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम पूछे तो 1952, यदि नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम पूछे तो 1997। फिर आया था CSSM चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड प्रोग्राम, 1992 में आया था। इसके बाद इसी को और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया तो RCH की फेज़ फर्स्ट ले आया 1997 में। फिर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन आया 2005 में। फिर RCH की फेज़ सेकंड आई। तो इस तरीके से इन्होंने पूरा इसको रिप्रेजेंट किया गवर्नमेंट ने। और ये जितने भी प्रोग्राम हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू ही इन सभी प्रोग्राम्स को लाया गया। नेक्स्ट है यहाँ पर द प्लस साइन इन RMNCH+A इंडिकेट। तो यहाँ पर हमने RMNCH+A पढ़ा है। तो यहाँ पर जो प्लस साइन है इसका मतलब क्या है? प्लस ए जो जोड़ा गया है RMNCH में, इस प्लस का मतलब क्या है? कंटिन्यूम ऑफ केयर, एडोलसेंट इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेज ऑफ लाइफ, प्रीनेटल एग्जामिनेशन, लिंकेज बिटवीन सर्विस प्रोवाइडेड फॉर द एडोलसेंट स्टेज। तो जो RMNCH+A प्रोग्राम है, तो RMNCH+ प्रोग्राम में हमने अलग अलग चीज़ें पढ़ी हैं। तो RMNCH प्रोग्राम के तहत जो प्लस का साइन है क्या इंडिकेट करता है? एडोलसेंट इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेज ऑफ लाइफ। पहले RMNCH+ बस था, फिर इसमें एडोलसेंट एज ग्रुप को है जो ऐड किया गया। देन आफ्टर क्या बन गया? RMNCH+A। और यहाँ पर +A का मतलब क्या है? +A का मतलब है एडोलसेंट इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेज ऑफ लाइफ। नेक्स्ट इज a community-based intervention that address nutritional anemia for adolescent। तो यहाँ पर कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन है जो कि न्यूट्रिशनल एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए लिया गया था। तो उसका नाम क्या है? AWK, NYKS, WIFS या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो एक इंटरवेंशन लिया गया था न्यूट्रिशनल एनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए कम्युनिटी के लिए, तो वो क्या था? वो था WIFS, वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स, जिसमें वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट में 100 mg एलिमेंटल आयरन था, 500 म्यूजी फॉलिक एसिड था, जो कि एक फिक्स्ड डे अप्रोच के थ्रू है जो प्रोवाइड करवाए जाने थे स्कूल में। तो यहाँ पर जो वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट प्रोग्राम है किसके लिए था? बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, जो हमने जस्ट अभी पढ़ा है। तो इसमें कितना आयरन और फॉलिक एसिड था? तो 100 mg एलिमेंटल आयरन एंड 500 म्यूजी फॉलिक एसिड। NYKS का मतलब है यहाँ पर नेहरू युवा केंद्र संगठन, जो कि 1972 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट इज व्हेन वाज द RKSK लॉन्च्ड। तो RKSK प्रोग्राम को कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन में 7 जनवरी 2014, 7 फरवरी 2014, 10 जनवरी 2014, 11 जुलाई 2019। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। तो RKSK का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम।
और लॉन्च किया गया था 7 जनवरी 2014 को। कब लॉन्च किया गया था? 7 जनवरी 2014 को राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम लॉन्च किया गया था, जिसमें एज ग्रुप रखा गया था 10 से 19 साल तक का एज ग्रुप रखा गया था। और इसमें क्या टारगेट रखे गए थे? न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड सब्सटेंस एब्यूज अमंग अदर इशूज़। तो यहाँ पर RKS के प्रोग्राम के आपको ये है जो बेनिफिट्स या फिर बेनिफिशियर्स ग्रुप याद रखना है कि 10 से 19 साल तक के एज ग्रुप के बच्चे यहाँ पर एडोलेसेंट बच्चे हैं जो इंक्लूड किए गए थे, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर स्वास्थ्य कार्यक्रम में 7 जनवरी 2014 को आया था 10 से 19 साल तक की एज ग्रुप के बच्चों में, जिसमें हमें क्या क्या करना था? सब्सटेंस एब्यूज़ को प्रिवेंट करना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बढ़ावा देना और न्यूट्रिशनल के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना। नेक्स्ट है यहाँ पर RKS के कह दिया, आपको लोगो दे दिया जाता है तो इस तरीके से होगा। और जो RKS के प्रोग्राम है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये प्रोग्राम भी NHM के थ्रू लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द स्कीम शोन इन द सिंबल। तो फ्री डेज यहाँ पैड है जो एक दिख रहा है, NHM का सिंबल भी बना है यहाँ पर। तो ये किस योजना का है? मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम, जननी सुरक्षा योजना, सबला स्कीम या फिर किशोरी शक्ति योजना। तो हमने किशोरी शक्ति योजना जस्ट अभी पढ़ा है, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके आया था। यहाँ पर जो सिंबल शो हो रहा है किसका है? मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम का सिंबल है। तो यहाँ पर इस जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम है, क्यों स्कीम है ये लाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के थ्रू लॉन्च किया गया एक छोटा सा प्रोग्राम था, जो कि एडोलेसेंट गर्ल्स में स्पेशली 10 से 19 साल तक की एज ग्रुप के गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेके अवेयरनेस क्रिएट करना। तो उसी का यहाँ पर ये सिंबल दिया हुआ है। और ये कब आया था? 2011 में। और ये किसके लिए आया था? जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने को लेके इस प्रोग्राम को लाया गया था। मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम को लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत। बट यहाँ पर जो इनिशिएट लिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। बट यहाँ पर जिस प्रोग्राम के तहत लाया गया था तो ये क्या था? NHM के थ्रू इसको लाया गया था। यहाँ पर जो अदर ऑप्शन है सबला स्कीम, तो सबला स्कीम लाई गई थी 1 अप्रैल 2011 को। कब लाई गई थी? 1 अप्रैल 2011 को। ये भी राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स, देन आफ्टर इसका नाम बदल के सबला स्कीम कर दिया गया। 1 अप्रैल 2011 को लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। यहाँ पर बहुत सारी स्कीम्स लाई गई थी। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम आया था 2014 में, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपको। सबला प्रोग्राम लाया गया था 2011 में। मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे यदि पूछते हैं आपसे तो हर साल हम 28 मई को ये सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है। जननी सुरक्षा योजना JSY प्रोग्राम फोकस ऑन रिडक्शन ऑफ। तो जननी सुरक्षा योजना में किस चीज़ पर फोकस किया जाता है? ऑप्शन में है मैटरनल एंड न्यूनेटल मॉर्टेलिटी, गर्ल मॉर्टेलिटी, एडोलेसेंट मॉर्टेलिटी या फिर नन ऑफ दीज। तो जननी सुरक्षा योजना में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को बढ़ावा दिया जाता है और जो मैटरनल और न्यूनेटल मॉर्टेलिटी है, डेथ है, उसको कम किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? मैटरनल एंड न्यूनेटल मॉर्टेलिटी। तो मैटरनल और न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को बढ़ावा दिया जाता है। और JSY स्कीम कब आई थी? 12 अप्रैल 2005 को। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एंड इसमें कुछ कैटेगरीज रखी जाती हैं बिलो पावर्टी लाइन, जो भी लोग गरीबी रेखा के नीचे होते हैं, चाहे वो रूरल एरिया में रह रहे हो या अर्बन एरिया में, उनके लिए इसका बेनिफिट्स मिलता है। और ऐसी मदर्स जो 19 ईयर्स मतलब 19 साल से ज़्यादा की एज की हैं, उन्हीं के लिए इसका फ़ायदा मिलता है। उन्हीं का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा। जिनकी एज 19 साल से कम हो वो इस योजना का है जो लाभ नहीं ले सकती। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छी है और इम्पॉर्टेंट है। तो याद रखें कि किसको बेनिफिट मिलेगा? जो प्रेग्नेंट लेडीज़ 19 साल से ज़्यादा एज की हैं उनको। और यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा दिया जाने के का फुल फॉर्म। लॉन्च डेट क्यों लाया गया था? मैटरनल न्यूनेटल मॉर्टेलिटी को कम करने के लिए। एंड यहाँ पर जो भी लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं उनको, चाहे वो रूरल एरिया में हो अर्बन एरिया में हो, वहाँ पर इसको फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर इसी का एक और पार्ट था जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम।
JSY पूछते हैं तो जननी सुरक्षा योजना। यदि JSKY पूछते हैं जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है जो JSS की स्कीम है। तो यहाँ पर जो JSS की स्कीम लाई गई थी, इसमें फ्री और कैशलेस डिलीवरी के लिए लाई गई थी। 1 जून 2011 को लॉन्च हुई थी। इसका नाम था जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत इसमें फ्री और कैशलेस डिलीवरी, फ्री सिजेरियन सेक्शन, फ्री ट्रीटमेंट ऑफ सिक न्यूबॉर्न। यदि 30 दिन तक का न्यूबॉर्न बेबी है, मतलब न्यूनेटल पीरियड में है, तो उसको फ्री ट्रीटमेंट है जो प्रोवाइड करवाया जाएगा। अदर चार्जेस को छोड़कर फ्री ड्रग्स होंगी और फ्री डायग्नोस्टिक टेस्ट होंगे, डाइट होंगे। और इंस्टीट्यूशन में यदि नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो 3 दिन, और यदि सिजेरियन सेक्शन हुआ हो तो 7 दिन तक रुकने का है, जो गवर्नमेंट पूरा खर्चा लेगी। तो यहाँ पर JSS के 1 जून 2011 को लाया गया था। तो इसमें फ्री और कैशलेस डिलीवरी के लिए लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर FPLMIS स्टैंड्स फॉर। तो FPLMIS का फुल फॉर्म क्या है? फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, फैमिली प्लानर लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, या फिर नन ऑफ द अबव। तो FPLIMS का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर FPLMIS का फुल फॉर्म है फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या है? फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसमें एक ट्रायंगल शेप से आप यदि चाहें तो इसका जो लोगो है वो भी देख सकते हैं। तो FPLIMS का जो एक लोगो होता है उल्टा ट्रायंगुलर शेप में रहता है। तो ये क्या है? फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। नेक्स्ट इज द टारगेट ग्रुप ऑफ वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन आर। तो WIFS के टारगेट ग्रुप क्या हैं? ऑप्शन में है स्कूल गोइंग एडोलेसेंट गर्ल्स एंड बॉयज़ इन 6th to 10th क्लास, 10th to 12th क्लास, 8th to 12th क्लास, या फिर 6th to 12th क्लास। तो यहाँ पर मैंने पूरे ऑप्शन को नहीं पढ़ा, ओनली जो लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो मैंने आपको बताई है कि किस एज ग्रुप के टारगेट ग्रुप के बच्चे यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम में। तो अभी मैंने आपको बताया कि 10 से 19 साल तक के बच्चे, 10 से 19 साल तक की एज ग्रुप के बच्चे WIFS प्रोग्राम में इंक्लूड किए गए हैं। तो यहाँ पर अब 10 से 19 साल एज ग्रुप के बच्चे कब तक के होंगे? तो 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक के बच्चे, चाहे वो गर्ल्स हों या बॉयज़ हों, तो वो यहाँ पर इंक्लूडेड होंगे वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम में। मैंने आपको पहले ही अभी बताया है कि या तो आपको इस तरीके से पूछ सकते हैं या एज ग्रुप पूछ सकते हैं। यदि एज ग्रुप पूछें तो 10 से 19 साल तक, यदि टारगेट ग्रुप इस तरीके से पूछें क्लास को लेके तो 6th to 12th क्लास तक। नेक्स्ट इज द एम ऑफ मिशन इंद्रधनुष इज रिलेटेड टू। इंद्रधनुष जो मिशन लॉन्च किया गया था, इसका एम क्या है? मिड डे मील, वाटर सैनिटेशन, कोविड प्रिवेंशन, या फिर इम्यूनाइजेशन। तो मिशन इंद्रधनुष का एम रखा गया था इम्यूनाइजेशन कवरेज को लेके। तो मिशन इंद्रधनुष के तहत यहाँ पर ये लॉन्च हुआ था 25 दिसंबर 2014 को। उस टाइम पर JP नड्डा ने इसको लॉन्च किया था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको लॉन्च किया था। तो यहाँ पर जो ऐसी प्रिवेंटेबल डिसीज़ थी, 7 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज़ थी, जिस प्रोग्राम के तहत यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत जो एडमिनिस्टर करवाई जानी थी, और 2022 तक है जो इसका एम रखा गया था। तो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, चाइल्डहुड TB, पोलियो, हेपेटाइटिस B एंड मीजल्स, इसके क्या थे? पार्ट्स एंड एडिशनल वैक्सीन थी। तो जैपनीज इंसेफ्लाइटिस एंड HIV वैक्सीन है जो इसका हिस्सा थी। तो यहाँ पर आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इंद्रधनुष किससे रिलेट करता है? इम्यूनाइजेशन से। और ये कब हुआ था? 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। एंड इसका एम क्या रखा गया था कि 90% तक, 65% से लेकर एटलीस्ट 90% तक 2022 तक बच्चों को वैक्सीनेटेड करवाना है। या तो आपको इस तरीके से लोगो दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि ये है क्या, तो ये मिशन इंद्रधनुष का। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेप टेकन फॉर कोविड-19 कंटेनमेंट अंडर द आत्मनिर्भर भारत मिशन। तो कोविड-19 कंटेनमेंट को लेके आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत एक स्टेप लिया गया था, तो वो क्या है? ऑप्शन में फ्री फूड ग्रेन सप्लाई टू माइग्रेंट्स, प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट PPEs थ्रू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर, लॉन्च ऑफ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, लॉन्च ऑफ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना।
तो यहाँ पर जो एम रखा गया जो स्टेप लिया गया था कोविड-19 कंटेनमेंट के टाइम पर आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत, वो था आत्मनिर्भर भारत मिशन का मतलब क्या है कि अपने इंडिया की ही बनी चीज़ों को यूज़ करना। तो यहाँ पर उसका एम क्या रखा गया था उस टाइम पर कोविड-19 का जब जो सेकेंड वेव आई थी उस टाइम पर बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स थे, पीपीई किट थी, उनकी ज़रूरत बहुत ही, या तो हम ये कह सकते हैं ना के बराबर है जो इंडिया में चीज़ें थी। तो उस टाइम पर क्या रखा गया था, आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत इनिशिएट लिया गया था कि इंडिया में खुद की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की जाए पीपीई किट की। तो यहाँ पर इसका जो एक स्टेप लिया गया था वो क्या था, प्रोविज़न ऑफ एडिक्वेट्स पीपीई थ्रू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत मिशन कब लॉन्च किया था, 13 मई 2020 को। इसके लिए मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट, ये चीज़ याद रखना है। मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट का मतलब है आत्मनिर्भर भारत मिशन, जो कि 13 मई 2020 को लॉन्च किया गया था। और नरेंद्र मोदी ने इसके लिए एक इकोनॉमिक पैकेज भी डिक्लेयर किया था। कितना, 20 लाख करोड़, कितना 20 लाख करोड़ रुपए है जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए दिया गया था। नेक्स्ट इज अंडर जननी सुरक्षा योजना हु एस्कॉर्ट्स अ प्रेग्नेंट वुमेन टू द गवर्नमेंट हेल्थ केयर फॉर डिलीवरी। जननी सुरक्षा योजना के तहत जो प्रेग्नेंट मदर है उसको हॉस्पिटल तक ले जाने का काम कौन करता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए ले जाने का काम कौन करता है, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, कम्युनिटी हेल्थ नर्स या फिर मल्टीपर्पज़ वर्कर। तो कौन है जो ये काम करेगा कि प्रेग्नेंट वुमेन को हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक डिलीवरी के लिए ले जाए, तो ये करता है काम आशा, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट का ये काम होता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको कहाँ पर लेके जाना, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में डिलीवरी के लिए लेके जाना। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म फॉर WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन बीइंग सेट अप अंडर PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। तो PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना है जो WHO का जो साउथ ईस्ट एशिया का रीजन है। तो यहाँ पर कौन सा है जो एक तरीके का हमें कह सकते हैं हेल्थ इंस्टीट्यूट रखा गया था PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए। क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स, न्यू पब्लिक हेल्थ यूनिट्स, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ, नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल। तो यहाँ पर PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत जो एक प्लेटफॉर्म रखा गया था वो था नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ। एक ही जगह हर एक चीज़ का जो इलाज होना, तो क्या था, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ। यदि रीजनल ऑफिस पूछते हैं WHO का इंडिया में तो वो न्यू दिल्ली में, और WHO का मेन ऑफिस पूछते हैं वो कहाँ पर है, वो है जेनेवा में। और जो इंडिया है किस रीजन में है WHO के, तो वो है साउथ ईस्ट एशिया में। नेक्स्ट इज व्हेन वाज द RNTCP नेम इज चेंज्ड। तो रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम का नाम है जो बदल दिया गया है, तो ये कब बदला गया था, ऑप्शन में 2020, 2019, 2012 या फिर 2018 में। तो RNTCP का जो नाम बदल के दिया गया था, ये बदला गया था 2020 में, 1 जनवरी 2020 में इसका नाम चेंज किया गया था। क्या रखा गया था, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम NTEP। क्या रखा गया था, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम नाम रखा गया था RNTCP का। 1 जनवरी 2020 को बदल दिया गया था। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस को हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है, यहाँ पर टारगेट रखा गया था। नेक्स्ट इज व्हेन वाज द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था, ऑप्शन में है यहाँ पर 1898, 1985, 1999 या फिर 1999। तो यहाँ पर जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था ये कब हुआ था, 1985 में। यदि आपको एग्ज़ाम में ट्यूबरक्लोसिस डे की थीम पूछ लेते हैं 2022 की, वर्ल्ड टीबी डे की थीम, क्वेश्चन नंबर 15 में हमने जो पढ़ा, 1 जनवरी 2020 को इसका नाम चेंज हुआ। यदि थीम पूछते हैं इस बार की तो वो थी इन्वेस्ट द एंड TB सेव द लाइव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था 1985 में। एंड देन आफ्टर एक पार्ट हो गया किसका, 1992 में, चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड प्रोग्राम का। ये चीज़ आपको याद रखना है। पहले क्या था, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1985 में इंडिया में लॉन्च किया गया।
देन आफ्टर ए चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड प्रोग्राम 1992 में आया था, उसका पार्ट बन गया। एंड इसके जो सभी चीज़ें इंक्लूड की गई किसमें, NRHM के तहत। नेक्स्ट इज व्हेन वाज द PMSMA लॉन्च। तो PMSMA कब लॉन्च की गई थी? ऑप्शन में 2019, 2018, 2016 या फिर 2015। जो PMSMA स्कीम है कब लॉन्च की गई थी? जो PMSMA स्कीम है लॉन्च की गई थी 2016 में। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 2016 में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत इसको लॉन्च किया गया था। इसका एम रखा गया था कॉम्प्रिहेंसिव एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करवाना फ्री ऑफ कॉस्ट। जितनी भी प्रेग्नेंट वूमेन है उनको 9th ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की 9 तारीख को उनका एंटीनेटल चेकअप होना। एक फिक्स्ड डे रखा गया था इन केस 9वीं महीने की 9वीं तारीख को यदि संडे पड़ता है, हॉलीडे पड़ता है, तो नेक्स्ट वर्किंग डे में ये जो क्लिनिक है जो स्टार्ट की जाएगी। ये चीज़ एग्जाम में आती है आपको। PMSMA योजना के तहत जो क्लिनिक है किस दिन एंटीनेटल चेकअप होता है, तो हर महीने की 9 तारीख को 9th ऑफ एवरी मंथ एक फिक्स डे रखा गया है पूरी कंट्री में। और यदि हॉलीडे होता है ANC चेकअप के लिए तो नेक्स्ट वर्किंग डे में आपका क्लिनिक ओपन होगा और आपका चेकअप करवाया जाएगा। तो इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी भी यूनिवर्सल प्रेग्नेंट वूमेन है अलग अलग जगह वहाँ पर उनका चेकअप होना। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, इसका भी टारगेट क्या था, नाम से ही आप समझ सकते हैं कि मैटरनल और न्यूनेटल डेथ को प्रिवेंट करना। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द प्रोग्राम एसोसिएटेड विद द सिंबल सोन। यहाँ पर एक इमेज देख रहे हैं आप, बेबी है जो उल्टा लेटा हुआ है, तो किसका सिंबल है? मिशन इंद्रधनुष, कंगारू मदर केयर, RCH या फिर इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान। तो यहाँ पर जो सिंबल है किसका है? इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान का सिंबल है। INAP एग्जाम में आता है। इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान लॉन्च हुआ था सितंबर 2014 में। एम रखा गया था एंडिंग द प्रिवेंटेबल न्यूबॉर्न डेथ्स एंड स्टिल बर्थ बाय 2030। बहुत अच्छा एम रखा था कि 2030 तक हमें न्यूबॉर्न की डेथ और स्टिल बर्थ का मतलब बेबीज़ की जब डेथ यूट्रस में ही हो जाती है उसको हमें प्रिवेंट करना है। इनके कुछ साइलेंट फीचर थे। साइलेंट फीचर में 2 ही चीज़ों के लिए गोल था, न्यूनेटल मॉर्टेलिटी और स्टिल बर्थ के लिए हमें प्रिवेंट करना। और जो न्यूनेटल डेथ है, मॉर्टेलिटी रेट है, स्टिल बर्थ रेट है, इसको हमें एक सिंगल डिजिट में लेके आना है 2030 तक। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो न्यूनेटल डेथ, मॉर्टेलिटी और स्टिल बर्थ रेट है उसको हमें सिंगल डिजिट में लाने का मतलब हमेशा 52 या फिर इस तरीके से अलग अलग स्टेट की जो न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट आती है उसको हमें क्या लेके आना है? एक सिंगल डिजिट में लेके आना है 2030 तक। INAP प्रोग्राम का एम रखा गया था। नेक्स्ट इज व्हेन वाज द RCH फेज सेकेंड लॉन्च। तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ की फेज सेकेंड कब लॉन्च हुई थी? 1997 में, 2006 में, 2005 में या फिर 1998 में। तो RCH की जो फेज सेकेंड लॉन्च हुई थी 2005 में। ये देखिए फेज फर्स्ट, फेज सेकेंड हम पढ़ चुके हैं। तो फेज फर्स्ट आई थी, देन आफ्टर फेज सेकेंड आई, तो फेज फर्स्ट 1997 में आई थी। फिर फेज सेकेंड आई तो 1 अप्रैल 2005 को, 1 अप्रैल 2005 को इसका एम रखा गया था मैटरनल और चाइल्ड मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी को हमें क्या करना? प्रिवेंट करना रूरल एरियाज़ में। तो इसकी 3 मेजर स्ट्रेटजीज थी, एग्जाम में आती हैं। एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर, इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर एंड स्ट्रेंथनिंग द रेफरल सिस्टम। ये 3 मेन एम थी इसकी स्ट्रेटजी थी। तीनों एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी आ जाएगा, स्किल बर्थ अटेंडेंट आ जाएंगी, पॉलिसी डिसीजंस आ जाएंगे। इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर में यदि ज़रूरत पड़ती है तो आपको PSC, CSC एंड रेफरल है यूनिट भी भेजा जाएगा और जो फर्स्ट रेफरल यूनिट है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। जो इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर, जितने भी इमरजेंसी वाले केस हैं या फिर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उनको। एंड लास्ट है स्ट्रेंथनिंग रेफरल सिस्टम। तो ये फेज सेकेंड में किया गया था सब। नेक्स्ट है यहाँ पर नेशनल चिल्ड्रंस डे ऑब्जर्व्ड ऑन। तो हम हर साल नेशनल चिल्ड्रंस डे कब मनाते हैं? यदि वर्ल्ड चिल्ड्रन डे पूछते हैं तब आपका आंसर अलग होना चाहिए, नेशनल चिल्ड्रंस डे पूछते हैं तब अलग होना चाहिए। ऑप्शन में 14 नवंबर, 14 सितंबर, 12 नवंबर या फिर 14 दिसंबर। तो यदि नेशनल चिल्ड्रंस डे पूछते हैं तो हम मनाते हैं 14 नवंबर को। इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन होता है और उन्होंने अपने जन्मदिन को है जो बाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया, तो वो क्या है? नेशनल चिल्ड्रंस डे। यदि वर्ल्ड और यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे पूछते हैं तो हम मनाते हैं 20 नवंबर को।
और थीम क्या है 2021 तक की थीम अभी डिसाइड की गई है, तो वो है अ बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड। 1954 से हम वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। नेशनल चिल्ड्रंस डे पूछते तो 14 नवंबर, वर्ल्ड और यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे पूछते तो 20 नवंबर। थीम है अ बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड। नेशनल का मतलब है कि हमारे इंडिया में बस नेशनल चिल्ड्रंस डे कब मना रहे हैं हम, 14 नवंबर को। यदि पूरे विश्व की यूनिवर्सल की बात करते हैं तो 20 नवंबर को। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द स्कीम एसोसिएटेड विद द सिंबल सोन। तो यहाँ पर एक सिंबल दिख रहा है आपको, इस स्कीम का नाम क्या है? ऑप्शन में है ICDS, IMNCI, मिशन इंद्रधनुष या फिर रेड क्रॉस। तो इन सभी में से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जो इवन ऑप्शन भी दिए हुए हैं। तो सिंबल यहाँ पर दिख रहा है, यह है ICDS स्कीम का सिंबल, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज का, जो कि 1975 में आई थी। इसके बेनिफिशियर्स एज ग्रुप, यहाँ पर क्या इनके क्राइटेरिया हैं, किनको इनका लाभ मिलेगा, ये सभी चीज़ें एग्जाम में आपको आती हैं। नेक्स्ट इज व्हेन इंडिया गवर्नमेंट हैज़ अडॉप्टेड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो इंडियन गवर्नमेंट ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को कब अडॉप्ट किया था? 1987 में, 1952 में, 1989 में या फिर 1954 में। तो इंडिया ने नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को अडॉप्ट किया था 1952 में। किसमें? 1952 में। जो भी एलिजिबल कपल हैं, जो भी फर्टाइल ग्रुप के लोग हैं, उनमें हमें क्या करना, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को लेके, फैमिली प्लानिंग को लेके अवेयरनेस प्रोवाइड करवाना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो? 1952। नेक्स्ट इज विच वन अमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट अ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में टोटल 7 गोल रखे गए थे, तो उन 7 गोल्स में से यहाँ पर एक गोल कौन सा नहीं है, नॉट अ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल? इम्प्रूव द मैटरनल हेल्थ, कॉम्बैक्ट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिसीज, इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, डेवलप अ लोकल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। तो यहाँ पर जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का पार्ट नहीं है, वो क्या है? डेवलप अ लोकल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। यहाँ पर जो गोल रखे गए थे, देखिए 2000 में, सितंबर 2000 में WHO ने और यूनाइटेड नेशन में क्या किया गया था, एक जो गोल सेट किया गया था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। इसके टोटल 7 गोल रखे गए थे, 189 देश यहाँ पर इंक्लूडेड किए गए थे। तो जिसमें हमें चाइल्ड मॉर्टेलिटी और जेंडर को प्रमोट करने के लिए लाया गया था। तो इसके 7 गोल क्या थे? वो था, फर्स्ट था इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। जो 189 देश यहाँ पर इंक्लूड किए गए थे, तो उनमें भुखमरी और गरीबी को दूर करना, इरेडिकेट करना। अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, हमें प्राइमरी एजुकेशन को अचीव करना है। प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर द वुमेन, जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देना है, मेल फीमेल्स में हमें डिफरेंस नहीं करना है, और वुमेन को एम्पावर है जो क्या करना है, शक्तिशाली बनाना है। रिड्यूस चाइल्ड मॉर्टेलिटी, इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, कॉम्बैक्टिंग HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिसीज, इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन है जो हमने कहा है कि आंसर होगा डेवलप अ लोकल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, ऐसा नहीं है। हमें डेवलप करना है कैसे? ग्लोबल पार्टनरशिप पर, ना कि वहाँ के लोकल पार्टनरशिप लेवल पे। तो यहाँ पर जो 8 गोल थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के, एग्जाम में आपको आते हैं, इसीलिए मैंने 8 गोल आपको बता दिए। आपको ये गोल्स याद रखने होंगे खुद से ही। तो आप इस तरीके के यदि कोई भी चीज़ें याद रखते हैं, तो आप उसमें 4 चीज़ें याद रखें कि गवर्नमेंट जो भी इस तरीके के हेल्थ प्रोग्राम लाती है, उसमें भुखमरी, पॉवर्टी, हंगर, एजुकेशन, मैटरनल और न्यूनेटल हेल्थ को लेके जरूर आता है। देन आफ्टर आपको 2-3 बचते हैं, तो वो आप याद रख सकते हैं। फिर एक और इसका था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो 2000 में आया मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, फिर आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो इसके टोटल 17 गोल हैं जो रखे गए थे कि ये 169 देशों को अचीव करना है। 17 गोल्स रखे गए थे यूनाइटेड नेशन के, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से 2015 में लाए थे, और 2030 तक पूरे विश्व को ये गोल है क्या करना है, अचीव करना है। तो क्या थे? नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो द वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन एंड पार्टनरशिप फॉर द गोल्स।
तो ये 16 गोल तो क्या है, और लास्ट गोल क्या रखा गया था कि हमें जितने भी गोल्स हैं उनको अचीव करने में एक दूसरे देशों की हेल्प करना है। तो ये 17 गोल आपको याद रखना है। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में टोटल 8 गोल्स हैं, तो ये आपको याद रखना है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आया था 2000 में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आया 2015 में, और इसको अचीव करना है हमें कब तक, पूरे विश्व को 2030 तक। नेक्स्ट इज लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्रेग्नेंट वुमेन। तो एक कड़ी होती है गवर्नमेंट और प्रेग्नेंट वुमेन के बीच की, वो क्या है, आशा वर्कर, ANM, आंगनवाड़ी वर्कर्स या फिर CHO। तो यहाँ पर आशा का फुल फॉर्म होता है एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, और जो क्या है गवर्नमेंट और प्रेग्नेंट वुमेन के बीच की एक कड़ी है, जो कि प्रेग्नेंट वुमेन के एंटीनेटल चेकअप से लेकर डिलीवरीज तक हॉस्पिटल लेके जाने का काम करती हैं, तो क्या है आशा वर्कर। नेक्स्ट इज अंडर JSY स्कीम मदर पैकेज इन रूरल एरियाज। तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पर JSY स्कीम से। तो JSY स्कीम के तहत, जननी सुरक्षा योजना स्कीम के तहत मदर के लिए रूरल एरिया में कितना पैकेज मिलेगा, 1400, 1800, 2000 या फिर 600। तो रूरल एरिया की बात हो रही है और मदर का पैकेज पूछा है, तो कितना होगा, 1400 रुपये है जो होगा। अब यहाँ पर जननी सुरक्षा योजना का बेनिफिट ग्रुप दिया हुआ है कि वो क्या है, तो कैटेगरी दी है, रूरल एरिया दिए हुए हैं, मदर का कितना पैकेज होगा और आशा वर्कर का कितना पैकेज होगा। तो यदि आपसे पूछते हैं LPS स्टेट और HPS स्टेट, तो यदि LPS स्टेट पूछते हैं तो आपका आंसर अलग होगा, और HPS स्टेट पूछते हैं तो आपका आंसर अलग होगा। तो जो LPS स्टेट रहेंगे यहाँ पर, वो ऐसे स्टेट होंगे जिन्होंने प्रॉपर तरीके से, लो परफॉर्मिंग स्टेट हम जिसको कह सकते हैं, जो योजना लाई गई उसमें उन्होंने प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं किया है, तो क्या है लो परफॉर्मिंग स्टेट मीन्स LPS, हाई परफॉर्मिंग स्टेट दैट मीन्स HPS। तो रूरल एरिया में यदि जननी सुरक्षा योजना का पैकेज पूछते हैं, मदर का पैकेज, तो 1400, और आशा वर्कर को कितने मिलेंगे, 600। यदि LPS स्टेट में पूछा है तो 1400 रुपये, और यदि हाई परफॉर्मिंग स्टेट में मदर का पैकेज पूछते हैं तो 700। अब यदि अर्बन एरिया की बात की जाती है, तो अर्बन एरिया में मदर का पैकेज पूछेंगे LPS में, जो शहरी क्षेत्र हैं तो वहाँ पर 1000, और HPS में पूछेंगे तो 600। आशा वर्कर के लिए कितना दिया जाएगा, 200 रुपये बस। नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ JSS की स्कीम। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के प्राइमरी कंपोनेंट क्या हैं, अर्ली रजिस्ट्रेशन, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, पोस्ट डिलीवरी केयर या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो JSS की स्कीम है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, कैशलेस डिलीवरी, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के लिए लाई गई थी। तो यहाँ इसके जो प्राइमरी कंपोनेंट है सभी हैं। नेक्स्ट इज आशा पैकेज इन रूरल एरिया ऑफ LPS स्टेट। तो मैंने जस्ट आपको अभी बताया कि रूरल एरिया, अर्बन एरिया में जो आशा वर्कर हैं, मदर्स हैं, उनके पैकेज अलग अलग होंगे। तो यदि लो परफॉर्मिंग स्टेट में आशा का पैकेज पूछेंगे तो कितना होगा रूरल एरिया में, 400, 500, 600 या फिर 1400। लो परफॉर्मिंग स्टेट की बात हो रही है रूरल एरिया में, आशा का पैकेज कितना होगा, 600। यदि यहाँ पर हाई परफॉर्मिंग स्टेज में आशा का पैकेज पूछेंगे तो कितना मिलेगा, 200। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28, NRHM वॉज लॉन्च इन विच ईयर। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब लॉन्च किया गया था, ऑप्शन में 2001, 2003, 2005 या फिर 2007 में। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया था 2005 में, 12 अप्रैल 2005 को लॉन्च किया गया था। 7 साल तक का इसका कार्यकाल रहा, 2005 से 2012 तक। देन आफ्टर इसी में मॉडिफिकेशन करके रीनेम किया गया NHM, नेशनल हेल्थ मिशन, जो कि 2013 से अभी भी वर्किंग कंडीशन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज लॉन्च इन विच ईयर। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था, ऑप्शन में 1996, 1995, 1997 एंड लास्ट ऑप्शन में 1998। पल्स पोलियो प्रोग्राम आया था 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइम्स पोलियो ड्रॉप्स इन अ ईयर। एक साल में पोलियो की कितने बार है जो ड्रॉप्स दी जाती हैं, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स या फिर 9 टाइम्स। यहाँ पर 2 बूंद दी जाती हैं, सबको पता है कि 2 ड्रॉप्स दी जाती हैं, लेकिन एक साल में ड्रॉप्स कितने बार दी जाती हैं, तो ये दी जाती हैं टोटल 4 टाइम्स। यदि हम जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है WHO के अकॉर्डिंग,
जो ईपीआई है, जो शेड्यूल है, उसके अकॉर्डिंग कितनी बार दी जाती है, 2 ड्रॉप्स पर डोज दिया जाता है। एक डोज में कितनी 2 ड्रॉप्स दी जाती हैं ओरली, और एक साल में एटलीस्ट 4 बार तक है जो दी जाती हैं। तो यहाँ पर आज के लिए इतने क्वेश्चन ही। जो नेक्स्ट क्लास होगी वो आपकी 50 MCQs की होगी, जिसमें मोस्टली आपके एनाटॉमी के क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय। ऐप को आप लोग डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आपको सभी स्टेट्स के प्रीवियस ईयर NHM CHO स्टाफिंग सभी पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। लार्ज साइज बेबी, दैट मीन्स जो जेस्टेशनल एज रही है उसी के अकॉर्डिंग ही यदि बेबी का वेट है जो 4 kg से अबव जाता है, इसको हम क्या कहेंगे, मैक्रोसोमिया। और जनरली जो मैक्रोसोमिया बेबीज होते हैं या तो मदर ओबेज हो, मोटापे के कारण होंगे, या फिर डायबिटिक मदर में है जो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं मैक्रोसोमिया के बच्चे होने के, दैट मीन्स लार्ज साइज बेबी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, इमीडिएट एंड स्पॉन्टेनियस केयर इज़ नीडेड बाय कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स के तौर पर तुरंत इमीडिएट और स्पॉन्टेनियस केयर किसको पड़ेगी, ज़रूरत किसको पड़ेगी, एक्सीडेंट्स पेशेंट को, कम्युनिटी राइवरली, एपिडेमिक डिसीज़, या फिर इन्वायरमेंटल डिजास्टर। तो इमीडिएट ट्रीटमेंट और इमीडिएट केयर की ज़रूरत किसको पड़ेगी, तो वो होगा इन्वायरमेंटल डिजास्टर। क्या होगा, इन्वायरमेंटल डिजास्टर, जैसे कि सुनामी हो गया, अर्थक्वेक हो गया, या फिर फ्लड हो गया। तो इन सभी के कारण जो सिचुएशन होगी वो किस में आएंगे, इन्वायरमेंटल डिजास्टर में। और इसमें सबसे ज़्यादा है जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स केयर की ज़रूरत पड़ेगी सभी में, लेकिन बेस्ड ऑन हम प्रायोरिटी यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, इन्वायरमेंटल डिजास्टर। नेक्स्ट वन इज फ्लैसिड पैरालिसिस, ट्राइपॉड साइन, फीवर, नोजिया एंड वॉमिटिंग आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ। तो यहाँ पर क्लिनिकल फीचर साइन सिम्टम बताए गए हैं कि फ्लैसिड पैरालिसिस है, ट्राइपॉड साइन है, फीवर है, नोजिया वॉमिटिंग है। तो ये सभी किसके साइन हैं, क्लासिकल साइन। यहाँ पे देखिए ट्राइपॉड साइन दिख रहा है, फ्लैसिड पैरालिसिस है। तो ऑप्शन में है डिप्थीरिया, मेनिंजाइटिस, पोलियो, या फिर टाइफॉइड। जो फ्लैसिड साइन और ट्राइपॉड साइन है किस में देखने को मिलते हैं, पोलियो में। किस में देखने को मिलेंगे, पोलियो में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, सी, पोलियो। क्या है, पोलियो। तो पोलियो का फ्लैसिड पैरालिसिस का मतलब होगा लूज एंड फ्लॉपी लिम्स, हाथ पैर क्या होना, लूज होना, आपको ऐसे लगेगा जैसे उनमें जान ही नहीं है। और जो ट्राइपॉड साइन है जनरली प्री पैरालिटिक एंड पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस, जो कि पोलियोमाइलाइटिस के कारण हुई होगा, जिसमें मसल्स वीकनेस होगी, स्पाज्म देखने को मिलेगा नेक, बैक और कभी कभी हैमस्ट्रिंग मसल्स में। सबसे ज़्यादा जो कॉमन है किसमें, हैमस्ट्रिंग मसल्स में है जो क्या देखने को मिलेगा, वीकनेस होगी, एक्सटेंशन करेंगे जब आप। तो क्या है, ट्राइपॉड साइन। और क्लासिकल साइन किसका है, पोलियो का। नेक्स्ट वन इज मिसेस सुनीता 22-year-old लेडी डिलीवर्ड अ प्रीमेच्योर बेबी, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूजफुल फॉर द न्यूबॉर्न बेबी। यदि 22 साल की लेडी ने डिलीवरी हुई है उसकी, तो प्रीमेच्योर बेबी डिलीवर हुआ है। कैसा बेबी हुआ है, प्रीमेच्योर बेबी डिलीवर हुआ है। कौन सी मेडिसिन देंगे हम जिससे न्यूबॉर्न बेबी के लिए वो यूजफुल होगी, ऑक्सीटोसिन, रेनिटिडिन, टेस्टोस्टेरोन, या फिर डेक्सामेथासोन। तो यहाँ पर जो मेडिसिन देना है हमें जिससे न्यूबॉर्न बेबी को हेल्प रहे वो क्या होगी, वो होगी डेक्सामेथासोन। क्या होगी, डेक्सामेथासोन, जो कि लंग मैच्योरिटी में हेल्प करेगी बेबी की, क्योंकि बेबी क्या है, प्रीमेच्योर है। प्रीमेच्योर बेबी में है जो लंग्स प्रॉपर मैच्योर नहीं हो पाते, तो उसके लिए कौन सी मेडिसिन हेल्पफुल होगी, वो होगी डेक्सामेथासोन। अब यदि प्रीटर्म प्रीमेच्योर बेबी हुए हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे हम, तो यदि लंबे टाइम तक ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहती है तब बेबी के लिए क्या डेवलप होता है, तो वो क्या है, फाइब्रोलाइटिक। बेबीज के लिए क्या होगा, लंबे टाइम तक जो प्रीमेच्योर बेबी हैं, प्रीटर्म बेबीज हैं, उनको लंबे टाइम तक यदि ऑक्सीजन की सप्लाई होती है तो क्या डेवलप होता है, रेटिनोपैथी। क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि जो बच्चे लॉन्ग टर्म तक ऑक्सीजन है जो उनके लिए सप्लाई की जाती है, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर की जाती है, तो क्या चांस होने, सबसे ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, तो होती है रेटिनोपैथी। अब यहाँ पर जो मेडिसिन दी जा रही है लंग्स मैच्योर करने के लिए, यदि बेबी प्रीटर्म प्रीमेच्योर डिलीवर हो गया तो क्या, डेक्सामेथासोन। नेक्स्ट वन इज द MCTS इज यूज्ड टू ट्रैक
तो ये क्वेश्चन जो लोग BNS एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो MCTS है किसके लिए यूज़ होगी। तो ऑप्शन में है यहाँ पर प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन अप टू 2 ईयर ऑफ एज, प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन अप टू 5 ईयर ऑफ एज, प्रेग्नेंट वुमेन एंड इन्फेंट्स या फिर पोस्ट नेटल मदर एंड न्यूबॉर्न। तो जो यहाँ पर डिजिटल इंडिया मिशन के तहत है, जो MCTS का फुल फॉर्म क्या है, मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। तो किसके लिए यूज़ होता है, प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चे जिनकी एज 5 साल तक की है तो उनके लिए यूज़ किया जाता है मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। तो यहाँ पर आपको एक ऐप भी है गवर्नमेंट की MCTS ट्रैकिंग सिस्टम, तो वो आपको एक बार है जो पूरा चेक कर लेना क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट वन इज, और जो MCTS है किन के लिए जो बेनिफिशियर्स हैं किसको ट्रैक करते हैं, तो ये करेंगे जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है और चिल्ड्रन जिनकी एज 5 साल तक है। नेक्स्ट वन इज क्रिस, देयर 3-year-old मेल चाइल्ड हैज़ रिस्क फॉर इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। तो 3 साल का बच्चा है, उसका ICP बढ़ा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन शुड बी यूज टू प्रिवेंट द इंक्रीज ICP। तो यदि ICP बढ़ा हुआ है और ज़्यादा बढ़ने से हमें प्रिवेंट करना है, एज अ नर्स आप क्या करेंगे। ऑप्शन में प्रोवाइड फॉलोअर्स पोजीशन, एडमिनिस्टर द अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स, अवॉइड एक्टिविटीज़ विच में कॉज पेन एंड क्राइंग, या फिर चेंज द पोजीशन फ्रिक्वेंटली। यदि बच्चे का ICP बढ़ा हुआ है और ऐसे केस में आप क्या करेंगे, हमें ICP और बढ़ने से क्या करना है, रोकना है। तो बच्चे को ऐसी एक्टिविटीज़ करने से रोकना है जिससे वो रोए या फिर उसको दर्द हो, क्योंकि ICP बढ़ा रहेगा, बच्चा क्राई करेगा तो उसको क्या होगा, पेन होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा इरिटेशन भी होगा और ICP भी बढ़ेगा। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी हमें नहीं करने देनी है बच्चे को जिससे बच्चा रोए या फिर उसको दर्द हो। नेक्स्ट वन इज, A 2-year-old मेल चाइल्ड हैज़ फॉलोइंग मैनिफेस्टेशन। तो एक 2 साल का बच्चा, उसके मैनिफेस्टेशन बताए हुए हैं, चेस्ट इन ड्रॉइंग, वीजिंग एंड फीवर, विच विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रुप ऑफ ड्रग फॉर द चाइल्ड। तो यहाँ पर चेस्ट इन ड्रॉइंग है बच्चे को, क्वेश्चन देखिए, 2 साल का बच्चा है, चेस्ट इन ड्रॉइंग है, वीजिंग जैसे अस्थमा वालों को आते हैं, सीटी जैसी बजने लगती है, लेकिन साथ में फीवर है, कौन से ग्रुप की मेडिसिन हम उसको एडमिनिस्टर करेंगे, डायोरेटिक, एंटीबायोटिक, एंटी कन्वल्सिव या फिर एनाल्जेसिक। तो बच्चे को फीवर है, दैट मीन्स क्या है, बच्चे को इन्फेक्शन भी है, वीजिंग साउंड आ रहा है, कभी कभी ये निमोनिया के पेशेंट में आने लगता है, और चेस्ट एंड्रॉइंग है, तो ये सभी किसके साइन लगते हैं, निमोनिया टाइप के। तो यहाँ पर जो आप कौन सी मेडिसिन देंगे तो वो होगी एंटीबायोटिक। कौन सी मेडिसिन देंगे, एंटीबायोटिक, क्योंकि बच्चे को फीवर है, वीजिंग साउंड भी है और चेस्ट एंड्रॉइंग है। तो यदि फीवर ऐड हो जाता है दैट मीन्स इन्फेक्शन है, तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे, एंटीबायोटिक से। नेक्स्ट वन इज, अ 3-year-old न्यूनेट हैज़ फॉलोइंग फीचर्स। 3 साल का बच्चा है, 3 days old इन्फेंट है, न्यूनेट बेबी है, तो उसमें फीचर्स दिखाई दे रहे हैं, येलो स्क्लेरा, रिफ्यूज्ड टू फीड, खाना नहीं खा रहा है, स्क्लेरा येलो, डार्क कलर यूरिन एंड स्टूल, जो स्टूल पास कर रहा है, यूरिन पास कर रहा है, कैसी डार्क कलर की है। द डॉक्टर सेज हिज पेरेंट्स दैट देयर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम जॉइंटिस एंड फोटोथेरेपी। डॉक्टर उसके पेरेंट्स को कहते हैं कि आपके बच्चे को जॉइंटिस है और उसको हम फोटोथेरेपी से ट्रीट कर सकते हैं। When parents ask about the action of phototherapy, doctor explain that। क्वेश्चन इजी है, बच्चे के साइन बताए हैं कि उसको जॉइंटिस है और डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि बच्चे को आपके जॉइंटिस है और फोटोथेरेपी देंगे हम तो ये ठीक हो जाएगा। तो पेरेंट्स यदि पूछते हैं कि फोटोथेरेपी है क्या, तब आप कैसे एज अ डॉक्टर एक्सप्लेन करेंगे और एज अ नर्स एक्सप्लेन करेंगे। ऑप्शन में है, इट हेल्प्स टू इंक्रीज द एपेटाइट, it converts unconjugated bilirubin into conjugated bilirubin, it increases immunity power या फिर it provides nutrition to the neonate। तो ऐसे केस में एज अ नर्स एज अ डॉक्टर आप क्या कहेंगे पेरेंट्स के लिए, जो बच्चा एडमिट है उसके पेरेंट्स के लिए, कि जो फोटोथेरेपी दी जाएगी आपके बच्चे का जॉइंटिस लेवल कम करने के लिए वो कैसी होगी, जिससे जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल है वो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट होगा और आपका बच्चा है जो जॉइंटिस से ठीक हो जाएगा।
इस तरीके से आप पेरेंट्स को क्या करेंगे, समझाएंगे और फोटोथेरेपी के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट इज इन फॉलोइंग विच इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ हाइड्रोसेफेलस द नर्स वुड ऑब्जर्व इन अ 2 वीक ओल्ड इन्फेंट। तो यदि बच्चे की एज कितनी है, 2 वीक है, तो हाइड्रोसेफेलस का अर्ली साइन कौन सा होगा? लॉस ऑफ एपेटाइट, इंक्रीजिंग हेड सर्कमफेरेंस, सनकेन आइज या फिर एक्सेसिव क्राइंग। तो यहाँ पर यदि बल्जिंग फॉन्टेनेल होता तब हम मार्क कर सकते हैं। हाइड्रोसेफेलस में क्या होगा, जो CSF है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसका एक्यूमुलेशन होगा। जब सिर में है जो एक्यूमुलेशन होगा तो साइज क्या रहेगी, बड़ी होगी हेड की। तो यहाँ पर जो हाइड्रोसेफेलस है अर्लीस्ट साइन है, तो यहाँ पर अर्लीस्ट साइन क्या होगा, तो होगा इंक्रीजिंग द हेड सर्कमफेरेंस। जब CSF बढ़ेगा, बढ़ते जाएगा, तो वो क्या होगा, साइज है जो हेड की बड़ी रहेगी। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग द हेड सर्कमफेरेंस, जो कि अर्लीस्ट साइन है 2 वीक ओल्ड इन्फेंट में हाइड्रोसेफेलस के। नेक्स्ट इज राम कुमार, अ 5-year मेल चाइल्ड हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक: वेट लॉस, फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, कफ फॉर मोर देन 2 वीक। डायग्नोसिस में ऑफ राम कुमार, यदि कोई पेशेंट है 5 साल का है, मेल चाइल्ड है, तो यहाँ पर कहा जाता है उसका वेट लॉस हो रहा है, फीवर है, भूख भी नहीं लग रही है, साथ ही साथ जो खांसी है लास्ट मोर देन 2 वीक से ज़्यादा हो गए हैं तब से है। तो आप क्या डायग्नोस बनाएंगे इस पेशेंट के लिए? अस्थमा, जॉइंटिस, TB या फिर निमोनिया। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, वेट लॉस हो रहा है, फीवर भी है, भूख नहीं लग रही है, कफ है जो कि 2 हफ्ते से ज़्यादा की हो गई है खांसी, हम उसको क्या कहते हैं, TB। और ट्यूब पर A newborn baby is assessed on 1 minute after delivery. Has following features: color pink, respiration good and crying, muscle tone active movement, heart rate 130 per minute, reflex response है ग्राइमेसी। अपगार स्कोर क्या होगा न्यूबॉर्न बेबी का? तो जो अपगार स्कोर में जो जो चीज़ें हम मेजर करते हैं वो बताई हैं। बेबी का कलर पिंक है, रेस्पिरेटरी रेट अच्छी है, बच्चा अच्छा रो रहा है, जो मसल टोन है वो भी एक्टिव मूवमेंट है, हार्ट रेट 130 पर मिनट है और रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स क्या है, ग्राइमेसी है। कितना स्कोर आप देंगे अपगार स्कोर का? 6, 7, 8 या फिर 9? कितना स्कोर देंगे इस तरीके के बच्चे के लिए? तब आप कितना स्कोर देंगे? 8। अब यहाँ पर 8 क्यों दिया जाएगा ये भी देखें हम। अपीयरेंस क्या है, यदि पिंक है तो 2 पॉइंट, तो यहाँ पर क्या कहा, बच्चे का कलर कैसा है, पिंक। फिर आता है पल्स रेट जो कि 100 से 140 की रेंज रखी गई है, मोर देन 100 जाती है तो क्या रहेगा, 1 पॉइंट, 100 से 140 के बीच में है तो 2। तो यहाँ पर क्या है, हार्ट रेट कितनी है, 130 है, जो कि किस रेंज में आएगी, 2 में ही आएगी। अब आता है ग्राइमेसी, तो क्राई में स्टिमुलेटेड, रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी में क्या है, यहाँ पर रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स क्या है, ग्राइमेसी रिफ्लेक्स हैं जो प्रेजेंट है। एक्टिविटी क्या है, वेल फ्लेक्स्ड एंड रेजिस्टेंस एक्सटेंशन। तो यहाँ पर लास्ट है रेस्पिरेशन, तो अच्छा रो रहा है। जो यहाँ पर पॉइंट होंगे वो कितने होंगे, तो यहाँ पर जो पॉइंट जुड़ेंगे अपगार स्कोर के अकॉर्डिंग वो कितने आएंगे, होंगे 8 पॉइंट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको इजी रहे कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज the condition caused by plasmodium parasite and is transmitted to human by infected female anopheles mosquito is referred as। तो ऐसी कंडीशन जिसमें प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट है ह्यूमन बीइंग के लिए क्या, कौन सा डिसीज है जो कॉज करेगा एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो के थ्रू? वायरल फीवर, जॉइंटिस, मलेरिया या फिर फाइलेरिया। तो जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मलेरिया के लिए। 4 स्पीसीज होती हैं जिसमें से प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम है जो इंडिया में मोस्ट कॉमनली होता है, और प्लाज्मोडियम है जो किसकी एक स्पीसीज है, तो क्या क्रिएट करता है, एक कॉज करेगा मलेरिया। नेक्स्ट इज द एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ रेबीज इज। तो रेबीज का एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? ऑप्शन में 10 से 30 दिन, 20 से 60 दिन, 30 से 90 दिन या फिर 60 से 120 दिन। तो जो यहाँ पर एवरेज ड्यूरेशन होता है रेबीज का
इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब जब आपकी बॉडी किसी भी इन्फेक्शन से क्या हो, आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हो और उस इन्फेक्शन के साथ में जो साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे इस डिसीज़ के, वो क्या कहलाएगा, इंक्यूबेटरी पीरियड। और रेबीज़ का इंक्यूबेटरी पीरियड कितना होता है, 30 से 90 दिन तक। कितना होता है, 30 to 90 डेज तक का है जो इंक्यूबेशन पीरियड होगा किसका, रेबीज़ का। रेबीज़ की जो वैक्सीन लगती है उसको पोस्ट प्रोफाइलैक्सिस मेजर में भी ऐड किया जाता है, आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपके आ सकता है। रेबीज़ का दूसरा नाम क्या है, हाइड्रोफोबिया, फियर ऑफ वाटर। नेक्स्ट वन इज बबीता, मदर ऑफ अ 4-month-old फीमेल चाइल्ड, आस्क द नर्स रिगार्डिंग स्टार्टिंग ऑफ वीनिंग। नर्स एडवाइस बबीता और सुमित्रा दैट वीनिंग शुड बी स्टार्टेड व्हेन अ डॉटर इज। तो यदि बच्चा 4 महीने का, उसके पेरेंट्स एक नर्स से पूछते हैं कि वो वीनिंग कब से स्टार्ट करें, तो एज अ नर्स आपको क्या बताना है, 6 month old, 9 month old, 15 month old या फिर 2 year old। तो यदि 4 महीने का बच्चा है, वीनिंग की बात की जा रही है, तो 6 महीने से कब, अब 6 month के बाद से है जो बच्चे में कुछ भी खाना पीना पिलाना खिलाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मार्क क्या होगा, 6 month। तो यहाँ पर रेबीज़ का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होगा, 30 से 90 दिन तक। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यदि आपको एग्जाम में आता है पोस्ट प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट, तो किसके लिए होता है रेबीज़ के लिए ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्योंकि रेबीज़ का वैक्सीन आप पहले से लगवा के नहीं रख सकते हैं प्री प्रिवेंशन के तौर पर। तो यहाँ पर रेबीज़ ही एक कैसी वैक्सीन है, पोस्ट प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट में रेबीज़ ही आएगा। और साथ ही साथ रेबीज़ का जो दूसरा नाम भी आता है या फिर इसका एक क्लासिकल साइन आता है, तो क्या होता है, हाइड्रोफोबिया। एंड रेबीज़ का एक और साइन एग्जाम में आता है, वो आता है नेग्री बॉडीज़, जिसमें जो नर्व सेल्स होती हैं वहाँ पर क्या होगा, नेग्री बॉडीज़ है जो बनेंगी। तो वो क्या है, नेग्रीज बॉडीज़ भी किसका साइन है, रेबीज़ का। नेक्स्ट है यहाँ पर, तो रेबीज़ के आपको 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं, तो एक बार इनको आप लोग जरूर है जो दिमाग में बैठा के रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बबीता, मदर ऑफ अ 4-month-old फीमेल चाइल्ड, ask the nurse regarding starting of weaning. The nurse advised Babita that weaning should be started when her daughter is। इजी क्वेश्चन है कि एक कोई पेशेंट है, वो अपने 4 महीने की फीमेल चाइल्ड के लिए नर्स से पूछती है कि वीनिंग कब से स्टार्ट करना है। तो एज अ नर्स आप क्या कहेंगे कि वीनिंग स्टार्ट कब से करना है। तो वीनिंग का मतलब होता है फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री फूड, जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा कुछ भी फूड इंट्रोड्यूस कराना बेबी को क्या कहलाता है, वीनिंग। वीनिंग की बात हो रही है, तो वीनिंग जो यदि बात करी जाए तो कब स्टार्ट करवाना चाहिए, ऑप्शन में 6 month old, 9 month old, 15 month old या फिर 2 year old। तो यहाँ पर यदि आपको आता है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कब तक करवाना है, एटलीस्ट 6 month तक। वीनिंग पूछते हैं तो आफ्टर 6 month, जब बच्चे की एज 6 महीने से ज़्यादा हो जाए तब वीनिंग स्टार्ट कराना है। वीनिंग का मतलब है यहाँ पर कुछ भी फूड इंट्रोड्यूस करवाना बेबी के लिए। और यदि आपको आता है कि ब्रेस्ट फीडिंग कब तक करवाना चाहिए, तो यदि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहें तो ओनली ब्रेस्ट मिल्क लास्ट 6 month तक, जब तक बच्चा 6 महीने का ना हो जाए, और पॉसिबल हो तो 2 साल तक यदि आप चाहें तो ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, प्रीटर्म बेबी आर मोर प्रोन टू सेकेंडरी एटेलेक्टेसिस बिकॉज ऑफ। तो जो प्रीटर्म बेबी होते हैं, बिफोर 37 वीक के डिलीवर होने वाले बेबी होते हैं, उनमें सेकेंडरी एटेलेक्टिस डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एटेलेक्टेसिस का मतलब होगा लंग्स हैं जो कोलैप्स होंगे, सिकड़े हुए होंगे। तो उनमें क्यों होता है, ऑप्शन में है यहाँ पर, लंग्स एल्वुलाई आर नॉट फुली डेवलप्ड, हीमोग्लोबिन इज लेस देन नॉर्मल, डायफ्राम इज अंडर डेवलप्ड, या फिर सर्फेक्टेंट इज डेफिशिएंट। तो यहाँ पर क्या रीज़न होगा कि जिससे बेबी में एटेलेक्टेसिस डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पर जो प्रीटर्म बेबी है, एटेलेक्टेसिस होने के चांसेस क्यों होते हैं, क्योंकि सर्फेक्टेंट की कमी के कारण। सर्फेक्टेंट क्या है, लंग्स से रिलीज होने वाली ऐसी सेल्स टिश्यूज हैं जो एल्वुलाई के चारों तरफ होती हैं। जब लंग्स प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाएंगे तो सर्फेक्टेंट क्या होंगे, इनकी कमी रहेगी, डेफिशिएंसी होगी, जिसके कारण लंग्स कोलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। एटेलेक्टेसिस का मतलब होगा लंग्स का कोलैप्स होना, सिकुड़ना लंग्स का।
और जब बेबी प्रीटर्म है तो वैसे ही लंग्स हैं जो फुली डेवलप नहीं हो पाएंगे। और प्रीटर्म बेबीज में जो सरफेक्टेंट की कमी है, सरफेक्टेंट क्या है यहाँ पर, सरफेक्टेंट इज रिलीज्ड फ्रॉम द लंग सेल्स। सरफेक्टेंट क्या है, लंग से रिलीज होने वाली कुछ सेल्स हैं जो कि एल्वियोलाई के टिश्यू के चारों तरफ रहेंगी, लेकिन जब यही कम होंगी तो लंग सिकुड़ने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। नेक्स्ट वन इज इन फॉलोइंग विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन बाय द एल्वियोलर सेल्स। तो कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है एल्वियोलर सेल्स से मिल्क को सीक्रेट करने के लिए? ऑप्शन में प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन या फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो मिल्क सीक्रेशन के लिए पूछा है यहाँ पर, एल्वियोलर सेल से रिलीज होने के लिए कौन सा हार्मोन हेल्प करेगा? तो होगा प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा होगा? प्रोलैक्टिन हार्मोन। लैक्टोजेनेसिस की प्रोसेस यहाँ पर इजी से यदि हम बात करें तो लैक्टोजेनेसिस के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? तो वह प्रोलैक्टिन। और यहाँ पर मिल्क सीक्रेशन की बात हो रही है, प्रोडक्शन की बात हो रही है, तो कौन कर रहा है? प्रोलैक्टिन। यदि मिल्क इजेक्शन की बात की जाती तब होता ऑक्सीटोसिन। कौन सा होता? ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट वन इज, और ऑक्सीटोसिन के तीन मेन फंक्शन है। एक तो प्रेगनेंसी में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर लाने के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर करवाती हैं उनके लिए, क्योंकि मिल्क इजेक्ट का काम करेगा। तो जो क्या मेन फंक्शन है इसके? दो मेन फंक्शन है ऑक्सीटोसिन के, एग्जाम में आपको आते हैं। और जो प्रोलैक्टिन है और जो ऑक्सीटोसिन है, इसका लेट डाउन रिफ्लेक्स जो है वो क्या है? मिल्क इजेक्शन ही उसको हम कहेंगे। और यदि प्रोलैक्टिन की बात की जाए तो लैक्टोजेनेसिस, दैट मीन्स जो मिल्क का प्रोडक्शन होता है उसके लिए हेल्प कौन करेगा? प्रोलैक्टिन हार्मोन। नेक्स्ट वन इज क्वालिटी ऑफ सुपरवाइजर इंक्लूड्स। तो एक सुपरवाइजर में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए? फेमिलियर विथ हेल्थ केयर सिस्टम, फ्लेक्सिबल, रिस्पॉन्सिबल एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर मैं बता दूँ जिनका भी अलग अलग जगह जिस भी स्टेट के लिए एग्जाम है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर MP NHM, बस सभी स्टेट एग्जाम के लिए क्वेश्चन हेल्पफुल है। तो आप लोग पूरी क्लास को जरूर एंड तक देखते रहें। तो एक सुपरवाइजर जो सभी चीज़ों को देखेगा, चेक करेगा, उसमें सभी क्वालिटी होना चाहिए। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, टाइम टू टाइम यदि कुछ चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। हेल्थ केयर सिस्टम से फेमिलियर होना चाहिए, खड़ूस टाइप का नहीं होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो एक सुपरवाइजर की ये सभी क्वालिटी होंगी। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ JSY, जननी सुरक्षा योजना। क्वेश्चन देखिए, JSY का पर्पस पूछा है। तो JSY का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है? जननी सुरक्षा योजना। क्या पर्पस है इसका? ऑप्शन में टू प्रोवाइड कैश असिस्टेंट विथ एंटीनेटल केयर इन अ हेल्थ सेंटर, टू प्रोवाइड कैश असिस्टेंट ड्यूरिंग पोस्टनेटल पीरियड इन हेल्थ सेंटर, टू प्रोवाइड कैश असिस्टेंट ड्यूरिंग एंटीनेटल एंड इमीडिएट पोस्टपार्टम पीरियड इन अ हेल्थ सेंटर। लास्ट है यहाँ पर टू प्रोवाइड कैश असिस्टेंस ड्यूरिंग डिलीवरी एंड पोस्टपार्टम पीरियड इन अ हेल्थ सेंटर। तो यहाँ पर तो JSY स्कीम जननी सुरक्षा योजना है, इसका मेन पर्पस क्या है? तो JSY का जो मेन पर्पस है कि जो एंटीनेटल पीरियड है और इमीडिएट पोस्टपार्टम पीरियड है वहाँ पर कैश असिस्टेंट को प्रोवाइड करवाना, जिससे क्या होगा? मदर के लिए तो हेल्प होगी ही, और साथ ही साथ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होने के चांसेस भी कम होंगे, न्यूनेटल मोर्टेलिटी होने के चांसेस भी कम होंगे। तो JSY का यदि पर्पस आता है, आपको इस तरीके से क्वेश्चन हो एग्जाम में, तो आपको क्या कहना है कि एंटीनेटल और पोस्टपार्टम पीरियड के बाद भी हेल्थ सेंटर फैसिलिटी में आपको कैश असिस्टेंट प्रोवाइड करवाना। अब यहाँ पर यदि आपको JSY पूछा जाता है तो इसमें मैंने लास्ट में एक क्लास ली थी, उसमें आपको बताया था कि जो रूरल एरिया होते हैं, अर्बन एरिया होते हैं, उनमें जो इंसेंटिव दिया जाता है, इनिशियल इंसेंटिव LPL स्टेट और HPL स्टेट को, वो आपको याद रख के जाना है क्योंकि आपको एग्जाम में आता है। नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाइल सेटिंग गोल्स फॉर हेल्थ प्लानिंग व्हाट वुड बी योर इनिशियल स्टेप। तो यदि आप कुछ भी हेल्थ प्लानिंग का गोल बना रहे हैं तो आपका इनिशियल स्टेप क्या होगा? मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, assess resources required, identify unmet need, list of administrative action needed। तो यहाँ पर आप कुछ भी क्या करते हैं? गोल सेट करते हैं हेल्थ प्लानिंग के लिए, तो आपका एक इनिशियल स्टेप क्या होना चाहिए कि क्या रिसोर्स अवेलेबल हैं उनको चेक करना।
प्लानिंग के पहले जो जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल होंगी उनको चेक करेंगे। आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, प्लानिंग बनाएंगे। ऐसा नहीं कि आप मान लीजिए कुछ भी इवन चाय बनाने भी जाते हैं तो पहले चेक करेंगे पानी है, शक्कर है, पत्ती है, दूध है या नहीं, उसके बाद बनाएंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर है कि हेल्थ प्लानिंग के लिए आप यदि गोल सेट कर रहे हैं तो इनिशियल स्टेप आपका क्या होगा, जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उनको चेक करना। नेक्स्ट वन इज NHM लॉन्च द RMNCH+A स्ट्रेटेजी इन। तो RMNCH+A स्ट्रेटेजी NHM ने लॉन्च की है, लेकिन ये कब लॉन्च की है, 2005 में, 2013 में, 2002 में या फिर 2007 में। तो RMNCH+A स्ट्रेटेजी लॉन्च की है NHM ने, कब लॉन्च की है, 2013 में। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू IPHS इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड। IPHS का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड। तो इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है जो PSC इज क्लासिफाइड एज अ टाइप B व्हेन। तो PSC के लिए टाइप B में क्लासिफाइड किया जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, तो इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग यदि जो PSC है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, इनको टाइप B में क्लासीफाई किया जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या चीज़ें होंगी। ऑप्शन में डिलीवरी लोड इज मोर देन 10 डिलीवरीज पर मंथ, डिलीवरी लोड इज लेस देन 10 डिलीवरीज पर मंथ, डिलीवरी लोड इज लेस देन 20 डिलीवरीज पर मंथ, डिलीवरी लोड इज मोर देन 20 डिलीवरीज पर मंथ। तो यहाँ पर PHC टाइप B कहा है। तो PHC टाइप B का मतलब है यहाँ पर कि यदि एक महीने में 20 से ज़्यादा डिलीवरी होती हैं तो ये किस में आएगा, टाइप B में। क्या है, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो PSC को टाइप B में कैटेगराइज किया जाएगा तब जब किसी भी PSC में एक महीने में एटलीस्ट 20 से ज़्यादा डिलीवरी हो गई हो। दो टाइप का यहाँ पर डिपेंडिंग ऑन डिलीवरी केस लोड, कितनी डिलीवरी होती हैं तो उसके बेस पर यहाँ पर डिलीवरी केस लोड के बेस पर जो PSC दो टाइप के हैं, टाइप A, टाइप B। तो टाइप A में क्या होगा, PHC विथ डिलीवरी लोड ऑफ लेस देन 20 डिलीवरीज इन अ मंथ। तो ऐसे PSC जहाँ पर डिलीवरी लोड कितना हो, 20 डिलीवरी से भी कम हो, वो क्या कहलाएंगे, टाइप A। जब यही डिलीवरी लोड 20 से ज़्यादा हो जाए कि एक महीने में 20 से ज़्यादा डिलीवरी होती है यदि किसी भी PSC सेंटर में, तो क्या कहलाएगा, टाइप B PSC। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, स्पेशली जो आपके टर्म एंड एग्ज़ाम होते हैं उसमें क्वेश्चन आए हैं, लेकिन आपको CHO का एग्ज़ाम यदि आप लिखने वाले हैं तो उसमें भी आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट अ वाटर वॉश्ड डिसीज। तो इनमें से कौन सी डिसीज है जो वाटर वॉश्ड डिसीज नहीं है। ऑप्शन में स्कैबीज, ट्रोकोमा, टाइफस या फिर डेंगू फीवर। तो कौन सी डिसीज है जो कि वाटर वॉश्ड डिसीज नहीं है। तो वाटर वॉश्ड का मतलब है गंदे पानी से हो सकती है, आपको पीने से नहीं, वॉश जो गंदा पानी रहेगा बहने वाला है या फिर आप उसको यूज़ करते हैं अपनी बॉडी पर, तो वो है, वो कौन सी, डेंगू फीवर। कौन सी है जो कि वाटर वॉश्ड डिसीज नहीं, ट्रोकोमा, टाइफस और स्कैबीज ये होने के चांसेस होंगे, लेकिन डेंगू फीवर नहीं होगा। जो वाटर बॉर्न डिसीज होती हैं, इन्फेक्शियस स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर, यदि वाटर बॉर्न हो तो ऐसी डिसीज जो कंटामिनेटेड वाटर को पीने से होंगी, जैसे कि यहाँ पर क्या हो सकता है, टाइफॉइड। एंड यदि वाटर वॉश्ड डिसीज की बात की जाए तो जो प्रॉपर सैनिटेशन और हाइजीन के कारण जो वाटर रहा है उसका प्रॉपर सैनिटेशन फिल्ट्रेशन नहीं किया गया हो, आप उसको यूज़ कर लेते हैं तो क्या होगी, वाटर वॉश्ड डिसीज। वाटर बेस्ड डिसीज का मतलब है जो कि एक्वेटिक इंटरब्रेट ऑर्गेनिज्म, जो कि पानी में यदि कुछ ऐसे इन्वर्टिब्रेट हैं और वो पानी आप यूज़ कर लेते हैं तो उसके कारण हो। वेक्टर बॉर्न का मतलब है ऐसी डिसीज जो किसी कोई इंसेक्ट उस पानी में रहता हो लेकिन आप वो पानी यूज़ कर जाते हैं तो वो क्या कहलाएगी, वेक्टर बॉर्न डिसीज। नेक्स्ट वन इज इन नंबर ऑफ क्लोरीन टैबलेट रिक्वायर्ड टू प्यूरिफाई 20 लीटर ऑफ विजिबली टर्बिड वाटर इज। यदि आपको 20 लीटर विजिबल टर्बिड वाटर को क्या करना है, प्यूरिफाई करना है, तो कितनी क्लोरीन की टैबलेट की ज़रूरत होगी। ऑप्शन में 1, 2, 3 या फिर 4। तो 20 लीटर पानी के लिए बात की जा रही है तो 2 टैबलेट की ज़रूरत पड़ेगी। कितनी टैबलेट की, 2 टैबलेट की ज़रूरत पड़ेगी 20 लीटर पानी को प्योरीफाई करने के लिए। नेक्स्ट वन इज
विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज कंसिडर्ड टू बी अ हार्मोन। तो कौन से विटामिन है जिनको हार्मोन भी कहा जाता है, ए बी सी या फिर डी। तो जो हार्मोन है क्या कहलाते हैं, एज अ क्या करेंगे, सॉरी जो विटामिन है जो एज अ हार्मोन का काम भी करते हैं वो विटामिन डी, क्योंकि ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं विटामिन डी, एक्चुअली अ हार्मोन रेदर देन अ विटामिन, इट इज़ रिक्वायर्ड टू एब्जॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम द गट इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो गट से जो कैल्शियम है उसको ब्लड स्ट्रीम तक ले जाने के लिए कौन से विटामिन हेल्प करते हैं, विटामिन डी। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। और विटामिन डी की यदि बात की जा रही है तो सबसे रिच सोर्स क्या है विटामिन डी का, सन। और यदि पूछते हैं कि बर्न पेशेंट में कौन सा विटामिन लॉस होगा तो वो होगा विटामिन डी। नेक्स्ट वन इज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज। तो इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, सी गोपालाचारी या फिर लॉर्ड गैनिंग। तो यहाँ पर यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यदि लास्ट जनरल गवर्नर की बात की जाए तो वो कौन थे, सी गोपालाचारी, सी राजा गोपालाचारी इंडिया के लास्ट जनरल गवर्नर थे। नेक्स्ट है यहाँ पर द डिज़ाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया इन। तो इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है उसकी जो डिज़ाइन है असेंबली में कब लाई गई थी, कब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट में जो पास किया गया था इंडिया की डिज़ाइन को अडॉप्ट किया गया था, जुलाई 1948, जुलाई 1950, जुलाई 1947 या फिर अगस्त 1950। तो जो इंडिया में नेशनल फ्लैग हम जो फहराते हैं उसका जो यहाँ पर डिज़ाइन की बात हो रही है तो 22 जुलाई 1947 को ही लाया गया था। इनका जो असेंबली में पास हुआ था कब हुआ था, 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट वन इज साउथ अफ्रीका's फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट एंड एंटी अपार्थाइड आइकॉन नेल्सन मंडेला died at the age of 95 on December 5, 2013. Which of the following date has been fixed as Mandela Day? ये क्वेश्चन लास्ट टाइम एग्जाम में आया था इसलिए यहाँ पर इसको ऐड किया गया है कि जो अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के ब्लैक प्रेसिडेंट थे नेल्सन मंडेला, जिनकी 95 साल की एज में दिसंबर 5, 2013 को डेथ हो गई थी। लेकिन दिसंबर 5, 2013 को इनकी डेथ हुई थी, लेकिन हम जो मंडेला डे है, अब इंडिया में तो पता नहीं मनाते हैं कि नहीं, लेकिन जो मंडेला डे है कब सेलिब्रेट किया जाता है, जुलाई 17, जुलाई 16, जुलाई 19 या फिर जुलाई 18 को। तो मंडेला डे मनाया जाता है जुलाई 18 को। नेक्स्ट वन है यहाँ पर सेवलॉन कंटेंस। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यदि आपको ऐसे याद नहीं रहता है तो यदि आपके घर में सेवलॉन कोरोना में सबने खूब खरीदा होगा तो सेवलॉन में है जो क्या क्या रहेगा, ऑप्शन में है यहाँ पर सेट्रिमाइड, क्लोरोहेक्सिडिन, सेट्रिमाइड प्लस क्लोरोहेक्सिडिन, ब्यूटाइल एल्कोहल, सेट्रिमाइड ब्यूटाइल एल्कोहल या फिर सेट्रिमाइड प्लस सेटावलॉन। तो सेवलॉन में क्या क्या है जो रहेगा, क्या क्या केमिकल हैं जो अवेलेबल रहते हैं। तो सेवलॉन में रहता है सेट्रिमाइड प्लस क्लोरोहेक्सिडिन जो कि एक एंटीसेप्टिक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है इसका केमिकल कंपोनेंट। सेवलॉन सबको पता है, सेवलॉन में क्या क्या अवेलेबल रहेगा, सेट्रिमाइड प्लस क्लोरोहेक्सिडिन। नेक्स्ट वन इज डिसइंफेक्टेंट इन वन विच। तो डिसइंफेक्टेंट क्या है, किल्स बैक्टीरिया एंड स्पोर्स, किल्स बैक्टीरिया ओनली, किल्स स्पोर्स ओनली या फिर किल्स वायरस ओनली। तो डिसइंफेक्टेंट का मतलब है यहाँ पर कि जो ओनली बैक्टीरिया को मारते हैं। कोई भी डिसइंफेक्टेंट है, बैक्टीरिसाइड है, वो क्या करेगा, ओनली जो यहाँ पर डिसइंफेक्टेंट है क्या करेगा, बैक्टीरिया बस को मारेगा। स्पोर्स, बैक्टीरिया, वायरस, इन सभी को हम किससे मार सकते हैं, ऑटोक्लेविंग से। इवन जो स्पोर्स होते हैं किसी भी बैक्टीरिया वायरस के, वो बॉइलिंग से भी नहीं मरते हैं, डिसइंफेक्टेंट से भी नहीं मरते हैं, बट वो ऑटोक्लेविंग से बहुत ईजीली मर जाते हैं। तो यदि आपको एग्जाम में पूछे कि डिसइंफेक्टेंट क्या है तो इससे बैक्टीरिया अकेले मरेंगे। ऑटोक्लेविंग में पूछें कि क्या हो सकता है तो बैक्टीरिया वायरस के अलावा जो स्टरलाइजेशन की मेथड है, स्पोर्स भी इससे किल हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वॉज लॉन्च्ड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑन। तो जो NRHM है इसको कब लॉन्च किया गया था, 12 अप्रैल 2005, 12 मार्च 2006, 12 मई 2004 या फिर 12 अगस्त 2005। तो जो NRHM है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इसको लॉन्च किया था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 12 अप्रैल 2005 को। कब, 12 अप्रैल 2005 को। नेक्स्ट वन इज
विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, तो इनमें से कौन सा है जो सेकेंडरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर नहीं है? ऑप्शन में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो सेकेंडरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर इनमें से कौन से नहीं है? तो वो है सब सेंटर्स। क्या है? सब सेंटर। प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर कौन है? कम्युनिटी लेवल पर जो प्रोवाइड करवाया जाएगा। सेकेंडरी लेवल पर आएंगे पीएससी, सीएससी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। टर्सरी लेवल पर ऐसी हॉस्पिटल्स होंगी जिसमें एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है जो दिया जाएगा, जैसे बर्न के लिए स्पेसिफिक हॉस्पिटल होंगी, प्लास्टिक सर्जरी के लिए अलग होंगी, इस तरीके से। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है उसके लिए होंगे तो टर्सरी हेल्थ केयर में आएंगे। लेकिन यहाँ पर सेकेंडरी हेल्थ केयर में कौन कौन आएगा? पीएससी, सीएससी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। लेकिन जो नहीं आएगा वो क्या होगा? सब सेंटर, जो केयर प्राइमरी लेवल पर प्रोवाइड करवाई जाएगी, जैसे कि सब सेंटर प्राइमरी केयर यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। कहाँ पर? सब सेंटर में। जो भी यहाँ पर सब सेंटर, इनको हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहेंगे, तो क्या करवाएंगे? प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड कराएंगे। यदि सेकेंडरी हेल्थ केयर की बात करी जाए तो वो किस में आएंगे? पीएससी, सीएससी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द ऑफिशियल ऑर्गन ऑफ द हेल्थ सिस्टम एट द नेशनल लेवल, तो नेशनल लेवल पर कौन सा है जो एक पार्ट नहीं है हेल्थ सिस्टम का, ऑफिशियल पार्ट नहीं है? द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, द सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, द कॉम्प्ट्रोलर एंड हेल्थ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो डायरेक्टली यहाँ पर कहा है कि पार्ट नहीं है हेल्थ केयर सिस्टम का नेशनल लेवल पर, तो वो है द कॉम्प्ट्रोलर एंड हेल्थ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज बाकी DGHS जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर काउंसिल भी है, सभी ऐड है इसमें। लेकिन जो नहीं है वो क्या है? कॉम्प्ट्रोलर एंड हेल्थ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन इज विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लिंक्ड एन एग्रीमेंट विद द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष टू कंट्रोल द माल न्यूट्रिशन, तो कौन सी मिनिस्ट्री है अभी यहाँ पर जिसने आयुष के साथ क्या किया था? एग्रीमेंट साइन किया था कि माल न्यूट्रिशन को कंट्रोल करना है, कुपोषण को कंट्रोल करना है। ऑप्शन में है एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एजुकेशन या फिर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने आयुष के साथ मिलकर माल न्यूट्रिशन को कंट्रोल करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है? तो वो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने जो यहाँ पर आयुष के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और जो नया एक इनिशिएटिव लाया था वो क्या था? पोषण अभियान। क्या था? पोषण अभियान माल न्यूट्रिशन को कंट्रोल करने के लिए लाया गया था, आपको याद रखना है। और इसके लिए किसके साथ मिलके है जो यहाँ पर अप्रोच किया गया इसको? वो था पोषण अभियान। एग्जाम में आता है पोषण अभियान। तो पोषण अभियान यहाँ पर किसके लिए लाया गया था? जो भी यहाँ पर गर्ल्स हैं 18 साल तक, यहाँ पर 0 to 6 ईयर्स तक के एज ग्रुप के बच्चे हैं, प्रेग्नेंट मदर हैं, लैक्टेटिंग मदर हैं, उनके लिए लाया गया था, जो कि 8 मार्च 2018 को लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर आपको याद रखना है पोषण अभियान मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ मिलकर साइन किया था। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने किसको कंट्रोल करने के लिए? माल न्यूट्रिशन को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट वन इज वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम इज मीन्ड फॉर। तो वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम का मतलब क्या है? एडोलेसेंट गर्ल्स एंड लैक्टेटिंग मदर्स के लिए, एडोलेसेंट बॉयज, प्रेग्नेंट मदर एंड लैक्टेटिंग मदर, प्रेग्नेंट वुमेन या फिर एडोलेसेंट बॉयज एंड गर्ल्स। तो यहाँ पर वीकली आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम एग्जाम में आता है, तो एक इसके लिए लाया गया था जो भी एडोलेसेंट बॉयज एंड गर्ल्स हैं, 10 से 19 साल तक के एज ग्रुप के जो गर्ल्स और बॉयज़ हैं इनके लिए इसको लाया गया था। लॉन्च किया गया था 25 जुलाई 2013 को। टारगेट ग्रुप आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर WIFHS में 2 तरीके से क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर WIFHS में कि जो टारगेट ग्रुप हैं तो वो कौन से? 10 से 19 साल तक की एज ग्रुप के। लेकिन यदि आपको इस तरीके से नहीं आता है तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि 10 से 19 साल तक की एज ग्रुप के बच्चे तो हैं ही, जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों इंक्लूड होंगे, लेकिन 6th to 12th क्लास तक के जो गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल स्कूल्स हैं वहाँ पर गर्ल्स एंड बॉयज़ का एनरोलमेंट करवाना
किसके लिए, WIFHS का बेनिफिशियर्स के तौर पर। तो यहाँ पर वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम में 10 से 19 साल तक के एज ग्रुप के बच्चे हैं जो इंक्लूड किए जाएंगे, जो कि 6 to 12th क्लास तक के बच्चे भी यहाँ पर ऐड किए जाएंगे। नेक्स्ट वन इज एपिजियोटोमी हैज टू बी डन ड्यूरिंग। तो एपिजियोटोमी और पेरिनियोटोमी कब की जाती है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो एपिजियोटोमी कब की जाती है, जब फुली सर्वाइकल डायलेटेशन हो चुका हो, बेबी का सिर है जो कहाँ पर हो, सर्विक्स के यहाँ पर हो, फुली सर्विक्स डायलेट हो, तब एपिजियोटोमी की जाएगी। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में है जो क्या किया जाएगा, एपिजियोटोमी की जाएगी। 2 टाइप की होती है, मीडियन और मीडियोलेटरल। क्या होती है, मीडियन और मीडियोलेटरल। नेक्स्ट वन इज द मीनिंग ऑफ ARSH अंडर RMNCH+A प्रोग्राम। तो RMNCH+A प्रोग्राम में ARSH का मतलब क्या है, तो यहाँ पर ARSH का मतलब है RMNCH+A प्रोग्राम में, ऑप्शन है का मतलब क्या है RMNCH+A प्रोग्राम में, ऑप्शन है एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ, एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सोशल हेल्थ, एडोलेसेंट रेगुलेशन एंड सेक्सुअल हेल्थ, एंड एडोलेसेंट रिवार्ड एंड सेक्सुअल हेल्थ। तो RMNCH+A प्रोग्राम में +A ऐड किया गया था एडोलेसेंट ग्रुप के लिए। अब यहाँ पर ARSH का मतलब है एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ। क्या है, जो यहाँ पर RMNCH+A प्रोग्राम है, रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलेसेंट। तो यहाँ पर जो +A है, जो यहाँ पर स्ट्रेटेजी लाई गई थी, तो इसमें प्लस जो ARSH इंक्लूड किया गया था, तो यहाँ पर था कि जो एडोलेसेंट एज ग्रुप के बच्चे हैं 10 से 19 साल तक की एज ग्रुप के, उनमें रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल हेल्थ को अवेयर करना, बढ़ावा देना। तो यहाँ पर ARSH का मतलब आपको एग्जाम में आ सकता है, तो क्या है, एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द एडोलेसेंट पीपल आर इज विच एज ग्रुप एज पर WHO। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको 5 क्वेश्चन एडोलेसेंट हेल्थ से आते हैं, तो उसमें आपके यहाँ पर 5 से 6 क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं। तो यहाँ पर ARSH हमने पढ़ लिया, जो कि प्रोग्राम है RMNCH+A के इंक्लूडेड। यहाँ पर अब है कि एडोलेसेंट पीपल की एज कितनी रखी गई है WHO के अकॉर्डिंग। ऑप्शन में 10 to 16 ईयर, 10 to 19 ईयर, 15 to 24 ईयर, या फिर 10 to 24 ईयर। तो जो एडोलेसेंट पीपल हैं, यदि हिंदी में बात करें हम, तो किशोरावस्था, कितने एज ग्रुप के लिए, 10 से 19 साल तक के लिए। अब जो यहाँ पर RBS के प्रोग्राम लाया गया था एडोलेसेंट एज ग्रुप के लिए ही है। ध्यान से देखिए, जो आपको 5 नंबर का सेक्शन आता है एडोलेसेंट ग्रुप से CHO NHM एग्जाम में, तो उसमें आपको एडोलेसेंट एज ग्रुप में बिहेवियरल प्रॉब्लम, सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम्स, साथ ही साथ कौन से प्रोग्राम से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो सब यहाँ पर ऐड की गई हैं। तो RBS के प्रोग्राम भी इसी का प्रोग्राम है, एडोलेसेंट के प्रोग्राम है, ये भी एडोलेसेंट हेल्थ ग्रुप के लिए। और अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो एडोलेसेंट पीपल हैं किस एज ग्रुप के, 10 से 19 साल तक के, 10 से 19 साल तक के एज ग्रुप के लोग किस में आएंगे, एडोलेसेंट ग्रुप में। यहाँ पर एज ग्रुप यदि पूछा जाता है तो क्या है, 10 to 19 ईयर्स। प्रोग्राम आते हैं अलग अलग, तो RBS के प्रोग्राम भी, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम भी किसके लिए है, एडोलेसेंट के लिए। तो यहाँ पर बर्थ से लेके 18 साल तक के लिए है, लेकिन जो RBS के है कब के लिए, यदि बेनिफिशियर्स पूछे, बर्थ टू 18 ईयर, जिसमें 4 Ds कवर होते हैं, डिफेक्ट एट बर्थ, डेफिशिएंसी डिसीज, डेवलपमेंटल डिले इंक्लूडिंग द डिसेबिलिटीज। लॉन्च हुआ था फरवरी 2013 में। ये आपको बेसिक पॉइंट से याद रखिए, आप लोग एग्जाम में आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट वन है यहाँ पर जननी सुरक्षा योजना प्रोग्राम फोकस ऑन रिडक्शन ऑफ। तो JSY प्रोग्राम है, किस पर फोकस करेगा। तो पहले हमने देखा कि इसका जो प्रिंसिपल एम है वो क्या था कि कैशलेस डिलीवरी करवाना, कोई कैश असिस्टेंट प्रोवाइड कराना एंटीनेटल पोस्ट नेटल डिलीवरी हेल्थ सेंटर पर। अब है यहाँ पर कि JSY प्रोग्राम किस चीज़ पर फोकस करेगा, किसको कम करने पर फोकस करेगा, मैटरनल एंड न्यूनेटल मॉर्टेलिटी, गर्ल मॉर्टेलिटी, एडोलेसेंट मॉर्टेलिटी, या फिर नन ऑफ दीज। तो सबको पता है कि जननी सुरक्षा योजना है जो मैटरनल दैट मीन्स मदर और जो न्यूनेटल बेबी है उसकी डेथ को रोकने के लिए, कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए योजना लाई गई थी, जननी सुरक्षा योजना, जिसमें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को बढ़ावा दिया गया, जिससे जो मैटरनल और न्यूनेटल डेथ होती है उनको कम कर सकें।
नेक्स्ट वन इज लीडिंग कॉज ऑफ मैटरनल डेथ इन इंडिया इज। तो भारत में जो मैटरनल डेथ होती है, मदर्स की डेथ होती हैं, तो मैटरनल डेथ कंसीडर कब की जाती है? जब प्रेगनेंसी कंसीव करने से लेकर डिलीवरी के 42 डेज तक जो डेथ कंसीडर की जाती है वो किस में आती है? मैटरनल डेथ में। वो इंडिया में मोस्ट और लीडिंग कॉज, सबसे ज़्यादा, लीडिंग कॉज का मतलब सबसे ज़्यादा डेथ होती है जो मैटरनल डेथ किसके कारण होती है? ऑप्शन में एनीमिया, हेमरेज, सेप्सिस या फिर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। तो जो मैटरनल डेथ होती है इंडिया में, इनका मोस्ट कॉमन कॉज है हेमरेज। क्या है? हेमरेज, ऑब्स्ट्रेटिक हेमरेज। तो अब ऑब्स्ट्रेटिक हेमरेज एंटी, इंट्रा, पोस्ट नेटल तीनों टाइम का हो सकता है, लेकिन मेनली ऑब्स्ट्रेटिक हेमरेज में भी पूछते हैं तो वो होता है पीपीएच, पोस्ट पार्टम हेमरेज, मोस्ट कॉमन कॉज माना जाता है इंडिया में डेथ का। फिर आता है बीपी, सेप्सिस, एनीमिया और अदर्स रीजन हो सकते हैं, लेकिन लीडिंग कॉज पूछें तो क्या होगा? ऑब्स्ट्रेटिक हेमरेज, जो कि एंटी नेटल पीरियड में, इंट्रानेटल पीरियड या फिर पोस्ट नेटल पीरियड, जो कि पीपीएच कंसीडर कहेंगे हम, पोस्टपार्टम हेमरेज कहेंगे, वो आपका हो सकता है। नेक्स्ट वन इज white or yellowish white secretion that lasts for 10 to 15 days after delivery is called। तो व्हाइट और येलो कलर का जो सीक्रेशन होगा डिलीवरी के 10 से 15 दिनों के बाद, वो क्या कहलाएगा? डिलीवरी के 10 से 15 दिनों के बाद होगा जो व्हाइट और येलोइश टाइप का सीक्रेशन, वो क्या कहलाएगा? लोचिया रूब्रा, लोचिया सेरोसा, लोचिया अल्बा या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो 10 to 15 डेज आफ्टर डिलीवरी की बात की जा रही है, तो जो सीक्रेशन होगा वो क्या कहलाएगा? लोचिया अल्बा। 3 टाइप के होते हैं, रूब्रा, सेरोसा, अल्बा। तो सबसे पहले जो होगा इनिशियल डेज में वो क्या होगा? 3 to 4 डेज, जो कि डार्क रेड कलर का होगा, जिसमें मेकोनियम, डेसिडी और बिट्स ऑफ फीटल मेम्ब्रेन्स रहेंगे। सेरोसा होगा 4 to 10 डेज में, जो सेकेंड वीक होगा उसमें होने के चांसेस जनरली रहते हैं। लास्ट होगा लोचिया अल्बा, जो कि वाइटिश येलो कलर का होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर द हार्मोन प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन। तो मिल्क इजेक्शन के लिए कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन या फिर ऑक्सीटोसिन। तो जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है मिल्क इजेक्शन के लिए वो कौन से हैं? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नेक्स्ट वन इज द अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रोवाइडेड इन द न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्रोग्राम फॉर अ लैक्टेटिंग मदर इज। तो एक लैक्टेटिंग मदर जो कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्रोग्राम के तहत कितना प्रोटीन प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए? 10 to 15 ग्राम पर डे की बात हो रही है यहाँ पर, 12 to 15 ग्राम, 18 to 20 ग्राम या फिर 20 to 25 ग्राम। तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्रोग्राम के तहत यदि आयरन की बात की जा रही है तो एक लैक्टेटिंग मदर को 18 से 20 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए। नेक्स्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिमाग में सेट करके रखिए इस क्वेश्चन को, एग्जाम में आपके आता है। अ वुमेन इज डायग्नोज्ड टू हैव सीवियर एनीमिया व्हेन द हीमोग्लोबिन इज बिलो। तो यदि किसी वुमेन का हीमोग्लोबिन लेवल कितने से कम होगा जब उसको सीवियर एनीमिया है, जो कंसिडरेट किया जाएगा, माना जाएगा कि उसको सीवियर एनीमिया की कंडीशन है। ऑप्शन में 7 ग्राम पर डीएल, 10 ग्राम पर डीएल, 11 ग्राम पर डीएल या फिर 12 ग्राम पर डीएल। तो जो हीमोग्लोबिन लेवल की बात की जा रही है, यदि सीवियर एनीमिया है किसी लेडी के लिए तो हीमोग्लोबिन लेवल कितना जाएगा? 7 ग्राम पर डीएल से भी कम। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और आईसीएमआर दोनों ने रेंज अलग अलग रखी हैं, थोड़ा सा चेंज है लेकिन इनमें। तो यदि आपको जनरली एग्जाम में WHO का ही आता है, आपको तो मेनली याद रखना है। तो यदि हीमोग्लोबिन लेवल कितना हो? 11 से कम जाए, कितना है? 11 से कम जाए तो क्या माना जाएगा? एनीमिया, करेक्ट। यदि हीमोग्लोबिन लेवल लेस देन 11 ग्राम पर डीएल से कम जाता है तो क्या होगा? एनीमिया। लेकिन यदि इनकी कैटेगरी आती है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, क्या आती है? माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। तो माइल्ड में हीमोग्लोबिन लेवल 9 to 11 कंसीडर किया जाएगा। फिर आता है मॉडरेट टू 7 to 9 रहेगा इसमें। यदि सीवियर की बात करें तो जब हीमोग्लोबिन लेवल लेस देन 7 ग्राम पर डीएल चला जाता है तब वो क्या आएगा? सीवियर एनीमिया। और वेरी सीवियर में तो लेस देन 7 है जो डीकम्पनसेट है, जो हो जाएगी सिचुएशन। नेक्स्ट वन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन टारगेट ऑफ फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। तो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स में क्या किया जाता है कि हमें क्या करना है? जो फर्टिलिटी रेट है, फर्टिलिटी रेट के साथ साथ जनसंख्या को रोकने के लिए इस तरीके के प्रोग्राम लाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, इसका मेन टारगेट ग्रुप कौन होगा?
मेल आफ्टर फर्टाइल एज, कपल्स इन द फर्टाइल एज, चिल्ड्रन बिलो 12 ईयर, फिर वुमेन आफ्टर फर्टाइल एज। तो यहाँ पर किसी मेल या फिर फीमेल किसी पर्टिकुलर को तो हम टारगेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर कपल कौन होंगे, कपल हैं जो कि फर्टाइल एज में है। फर्टाइल एज का मतलब है रिप्रोडक्टरी एज में है, 15 से 45 ईयर्स तक के लोगों को इसमें कंसीडर किया जाता है। तो यदि यहाँ पर बात की जाती है फर्टाइल ग्रुप की, तो यहाँ पर ऐसे कपल्स, ऐसे मेल फीमेल दोनों जो कपल माने जाते हैं, तो उनको ऐसे लोगों को कंसीडर किया जाएगा जो क्या हो, फर्टाइल एज ग्रुप में, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, उनको यहाँ पर टारगेट किया जाता है। नेक्स्ट इज व्हेन इंडिया गवर्नमेंट हैज़ अडॉप्टेड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो इंडियन गवर्नमेंट ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को कब अडॉप्ट किया था? तो इजी क्वेश्चन है, 1952 में प्रोग्राम है जो अडॉप्ट किया था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। नेक्स्ट है यहाँ पर द विटामिन सप्लीमेंट दैट इज एडमिनिस्टर्ड सून आफ्टर बर्थ इज। तो कौन से विटामिन सप्लीमेंट हैं जो कि जन्म के तुरंत बाद लगाए जाते हैं? विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन K या फिर विटामिन E। तो यहाँ पर कौन से विटामिन हैं जो कि एडमिनिस्टर किए जाते हैं आफ्टर बर्थ? तो वो है विटामिन K। क्यों दिए जाते हैं? हेमरेज को प्रिवेंट करने के लिए। अब इसकी कैटेगरी होती हैं जो कि एग्जाम में आपको आ सकती हैं, तो यहाँ पे बताते हैं। विटामिन K क्यों दिया जाता है? आफ्टर बर्थ दिया जाता है हेमरेज को प्रिवेंट करने के लिए, ब्लीडिंग प्रिवेंट करने के लिए बच्चे में। लेकिन यदि यहाँ पर बच्चा प्रीमेच्योर है और उसका बर्थ वेट क्या है, 1 kg से भी कम है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, यदि बच्चे का वेट लेस देन 1 kg है, तब विटामिन K जो हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्ट करते हैं वो देंगे 0.5 mg। लेकिन जब बच्चा नॉर्मल बर्थ वेट के साथ पैदा हुआ है तो 1 mg इंट्रामस्कुलर देंगे। बेसिक पॉइंट से याद रखना है, विटामिन K आफ्टर बर्थ हम दे रहे हैं बच्चे में, तो कितना देना है? यदि बच्चा प्रीमेच्योर है, लेस देन 1000 ग्राम और 1 kg से भी कम वेट है, तो हमें 0.5 mg देना है इंट्रामस्कुलर। लेकिन यदि नॉर्मल बर्थ वेट है तो 1 mg देना है इंट्रामस्कुलर रूट से। और एट द टाइम ऑफ बर्थ क्या क्या दिया जाता है? विटामिन K, हेपेटाइटिस B, BCG वैक्सीन, ये क्या दिए जाते हैं? और ओरल पोलियो वैक्सीन है एट द टाइम ऑफ बर्थ दी जाने वाले विटामिन और यहाँ पर क्या है? वैक्सीन है। क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे क्योंकि इसको मैं कई बार आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो आई होप आपको विटामिन K समझ में आ गया हो कि आफ्टर बर्थ विटामिन K दिया जाएगा, लेकिन इसके डोज हैं जो अलग अलग होते हैं। जो 1 kg से वेट कम होगा उनके लिए अलग। एक क्वेश्चन आपके लिए है, विच अमंग द फॉलोइंग ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसीव द एनुअल हेल्थ सर्वे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनुअल हेल्थ सर्वे कब कंडक्ट करवाया था? 2004, 2005, 2006 या फिर 2007 में? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। और एक वोटिंग पोल है जो आज आपको चैनल में कम्युनिटी पोस्ट में करवाया जाएगा, तो उसमें आप अपनी जो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। आज ही आपको आफ्टर 10 मिनट क्लास के बाद स्टार्ट करवाया जाएगा। आप उसमें अपनी राय ज़रूर देना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाला है। तो और इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग जरूर देना कि एनुअल हेल्थ सर्वे है जो इंडिया में कब कंडक्ट करवाया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब करवाया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, हैव अ गुड डे।